Hello everyone, I'm Swati and welcome to the Advanced AI full course by the iScale. Generative AI, Agentic AI, Workflow Automation, इतना सारा काम AI में हो रहा है तो अब जरूरत है एडवांस AI के कॉन्सेप्ट को लर्न करने की। इसलिए काफी महीनों की मेहनत के बाद फाइनली अब आपके लिए एडवांस्ड AI का फुल कोर्स तैयार है, जिसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें हम लर्न करने वाले हैं और इस कोर्स की आखिर हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे, कितने सारे एआई टूल्स आज की तारीख में हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई, ग्रॉक, डेली, सोरा, मैनस, डेविन एंड मेनी मोर, राइट। इट इज क्राउडेड विद द एआई रिलेटेड टूल्स। लेकिन क्या सिर्फ एआई टूल्स चलाने से हमें कोई जॉब दे देगा? क्या इंटरव्यू में सिर्फ चैट जीपीटी चलाना आता है ये बताने पे हमें जॉब मिल जाएगा? द आंसर इज नो, राइट। क्योंकि एआई टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब जरूरत है इन टूल्स को बनाने के पीछे क्या कोर टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको अंडरस्टैंड करने की, और यही चीज कहलाती है एडवांस्ड एआई। क्योंकि चैट जीपीटी तो एक कॉलेज का स्टूडेंट, एक स्कूल का स्टूडेंट भी यूज कर रहा है और एक वर्किंग प्रोफेशनल भी यूज कर रहा है। लेकिन इस चैट जीपीटी को बनाने के पीछे एडवांस्ड एआई की क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, उस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना काफी इंपॉर्टेंट है। Because right now everybody is aware about the tools like GPT, Gemini, Grok, लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, जो एडवांस लेवल की चीजें हैं, जैसे एमसीपी, एम्बेडिंग, टोकनाइजेशन, रैग, मल्टी मॉडल्स, एजेंट्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चीजें क्या है? जब बात आती है कोर टेक्नोलॉजी की तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। लेकिन अब बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब आपका एडवांस्ड एआई सॉलिड हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जॉब रेडी और इंटरव्यू रेडी के लिए खुद को कॉन्फिडेंट पाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ टूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिकॉज एआई इज नॉट जस्ट अबाउट द टूल्स, इट इज अबाउट एल्गोरिदम्स, मॉडल्स एंड इंटेलिजेंस, और ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर होने वाली है। जब बात करते हैं ना हाई सैलरीज की, तो हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कई बार लोगों के मन में डर है, देयर आर ले ऑफ्स, वी आर ऑलरेडी सीइंग, राइट। तो अब किसी भी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। 10 एम्प्लॉयज को अगर आप एक एक एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, लेट्स सपोज 5 लाख का पैकेज है, आप एक एक एम्प्लॉय को 5-5 लाख देते हैं, तो ओवरऑल पैकेज होता है आपका 50 एलपीए, राइट, दैट यू आर प्रोवाइडिंग फॉर योर टीम। लेकिन अब हमें 10 लोग को रखने की जरूरत ही नहीं है, हमें एक सॉलिड इंसान चाहिए जिसके पास हर एक लेवल का नॉलेज हो, एडवांस एआई को अंडरस्टैंड करता हो, मॉडल बिल्ड करने से लेके डिप्लॉय करने से लेके इवैल्यूएट करने तक उसको अगर नॉलेज है तो उसको ही सैलरी ज्यादा मिलेगी। केवल एक इंसान की हायरिंग होगी, ना कि 10 लोगों की हायरिंग होगी। तो ऐसे में जो एक इंसान की हायरिंग हो रही है, ही इज गेटिंग द हायर सैलरी पैकेज, ही इज गेटिंग 50 एलपीए पैकेज इंस्टेड ऑफ दैट 10 पर्सन, राइट। तो दैट्स वाई, चाहे आपको सैलरी बढ़ाना हो, चाहे आपको फर्स्ट टाइम जॉब चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, एडवांस एआई अगर आप सीखते हैं तभी जाके हम एक अच्छी सैलरी तक पहुंच पाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा हिरार्की और इवोल्यूशन है एआई का, वो कुछ इस तरीके से है जहां पे हम लोग पहले फाउंडेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, देन इंटरमीडिएट लेवल, देन एडवांस लेवल, देन एडवांस प्लस लेवल एंड देन कटिंग एज लेवल, जहां पे सिर्फ टॉप 1% लोग पहुंच पाते हैं। तो इस कोर्स को मैंने डिजाइन आपके लिए इस तरीके से किया है कि इस कोर्स को हम लोग टोटल 5 लेवल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक लेवल 1 के साथ स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग्स, इन्फरेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, एमसीपी जैसे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। इसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जाएंगे, जहां पे हम सीएनएन, आरएनएन, ट्रांसफॉर्मर्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऑटो एमएल, मॉडल कंप्रेशन जैसे ऑटोमेशन रिलेटेड मॉडल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जहां पे एलएलएम, फाइन ट्यूनिंग, लॉरा, जैन, डिफ्यूजन मॉडल्स, मल्टी मॉडल एआई, वीएलएम, सिंथेटिक डेटा के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देन ये लेवल होगा एडवांस प्लस, जहां हम लेवल 4 की बात कर रहे होंगे, जहां वेक्टर डेटाबेस, रैक, नॉलेज ग्राफ्स, देन एक्सएआई, देन फेडरेटेड लर्निंग के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड टॉप नॉच लेवल हमारा होने वाला है, जहां पे हम एजेंट्स, एच ए आई, जीरो शॉर्ट लर्निंग, एजीआई, एएसआई के बारे में लर्न करेंगे। तो एक कंप्लीट एआई का एडवांस कोर्स है, जो आपको बिल्कुल ही मदद करने वाला है अपने पर्टिकुलर गोल्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन जब बात आ जाती है ना, जब भी हम लोग वर्ड पढ़ लेते हैं एडवांस, तो हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ भारी भरकम सी चीज होगी, या तो हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे, या ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बहुत टफ होगा। तो सबसे पहले मैं आपके इस मिथ को ब्रेक करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम लोग क्लास 10th में थे ना, तो हमको लगता था कि अरे क्लास 12 तो बोर्ड एग्जाम होने वाले, बहुत टफ होगा। लेकिन जब आप 12th पास कर लिए थे, उसके बाद आपको 12th इतना टफ तो नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पास कर चुके हैं। इसी तरीके से जब हम कोई वर्ड के आगे एडवांस लगा देते हैं ना,
तो लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा भारी भरकम सी चीज होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जितने एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको बिल्कुल ही आसान भाषा में, इंग्लिश भाषा का यूज करके, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। और इस कोर्स को खत्म करने के बाद आपका एडवांस एआई सॉलिड हो जाएगा, इस बात की पूरी एश्योरिटी मेरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या और नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। तो इस कोर्स के अंदर लेवल 5 तक टॉप 30 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एआई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्या होता था ना, जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हमारे पास, या कॉलेज में होते थे तो हमको एक सिलेबस मिलता था कि आपको ये सिलेबस कवर करना और इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, तो हमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होती थी कि हाँ ये पढ़ना है। इसीलिए इसी क्लैरिटी को प्रोवाइड करने के लिए मैंने कंप्लीट आपके लिए यहाँ पे सिलेबस जैसा बना दिया है कि आपको सबसे पहले लेवल 1 में एआई के फाउंडेशंस पढ़ना है, जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद लेवल नंबर 2 के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करने वाले हैं। साथ के साथ लेवल नंबर 3 पे हम आगे बढ़ेंगे तो एआई मॉडलिंग और जनरेटिव एआई में हम लोग एडवांस लेवल के चीजों को कवर करेंगे। देन लेवल नंबर 4 होगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड नॉलेज सिस्टम, जो कि एआई के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। एंड देन एट लास्ट लेवल नंबर 5 होगा, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग ऑटोनॉमस एआई और फ्यूचर की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो एआई में और ज्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट होने वाला है, जो टॉप 1% लोग कवर करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या कॉलेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमको ना ये चीज पता होती है कि अरे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसके हिसाब से हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आए, तो हमको एक पैटर्न पता चल जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आईटी सेक्टर में जॉब की, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा होता नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे हर नई चीज, नई टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल जाती है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में आपको पता ही नहीं होता। और जब तक इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में पता ही नहीं होगा, हम कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस कोर्स के अंदर मैं साथ के साथ आपको इंटरव्यू में बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी बताते जाऊंगी, ताकि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करें ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है मेरा इस कोर्स को पढ़ाने का, वो है कि लोगों का जॉब लगना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता, जब तक घर में सैलरी नहीं आती ना, तब तक आपकी वैल्यू नहीं होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रैक द गोल, टू क्रैक द जॉब्स, टू क्रैक द इंटरव्यूज, देन ओनली थिंग्स विल बी वर्थ इट फॉर अस, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इसके अंदर आपके कवर होते जाएंगे। साथ के साथ आपके लिए पूरा जो कंप्लीट नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इस नोट्स में हर एक चीज, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके आपको टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, सब कुछ इस नोट्स में कवर है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एडवांस्ड एआई फुल कोर्स, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं लेवल 1 से एआई फाउंडेशन, जिसके अंदर हम टोकनाइजेशन, एम्बेडिंग, इन्फ्रेंस, न्यूरल नेटवर्क और एमसीपी जैसे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक की जो हमारी जर्नी होने वाली है, उसमें हम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपने लेवल को, अपने नॉलेज को अप करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल 1 के अंदर, दैट इज अबाउट द टोकनाइजेशन इन एआई। अब हमको सब लोग को पता है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक और काफी सारे एआई टूल्स हम लोग आज की तारीख में यूज करते हैं। आपको शायद ये भी पता हो कि हम अगर चैट जीपीटी पे कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो हम कई बार लिख लेते हैं प्लीज, या फिर थैंक यू, या फिर सॉरी जैसे वर्ड्स हम लोग चैट जीपीटी को लिखते हैं प्रॉम्प्ट देते टाइम। अब ऐसे जो वर्ड्स आप लोग लिखते हैं, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, यहाँ पे इन वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए ओपन एआई, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ये डायरेक्टली कहना था सैम ऑल्टमैन का और कई सारे सीईओज और फाउंडर्स का, जो टॉप एआई कंपनीज को रन करते हैं। अब ये क्यों होता है कि हमको तो लगता है कि अरे हम तो सिर्फ एलएलएम को, हम तो सिर्फ मॉडल को सॉरी बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, प्लीज बोल रहे हैं, लेकिन हर एक वर्ड जो होता है उसको हम लोग टोकनाइजेशन की तरह काउंट करते हैं। और इसलिए एक एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, जो जीपीयूज यूज होते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा पड़ता है कंपनी को। तो यहाँ पे टोकनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। So tokenization is the process of breaking a long piece of text into the smaller units called tokens. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है आई लव माई कंट्री, राइट। तो ये जो सेंटेंस है आई लव माई कंट्री, ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस को एआई एक बार में तो समझ नहीं पाएगा पूरी तरीके से। तो जो लॉन्ग टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको अलग अलग पीसेस में ब्रेक डाउन करना,
ये कहलाता है टोकन्स, ताकि एआई के मॉडल इन टोकन्स को इजीली एनालाइज कर पाए और उस पूरे के पूरे प्रोसेस को टेक्स्ट कर पाए। तो जब भी बात आती है एआई की, टोकनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जो चीज लिख के बता रहे हो एआई को वो चीज समझ में भी तो आनी चाहिए। उसको समझने के लिए लार्ज जो आपका पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, उसको एक बार में वो नहीं समझ सकता, इसलिए हम उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे कहा जाता है टोकन्स, और ये प्रोसेस कहलाता है टोकनाइजेशन। अब यहाँ पे एआई सिस्टम्स कैन नॉट अंडरस्टैंड लॉन्ग सेंटेंसेस। हम ह्यूमंस तो समझ लेते हैं, लेकिन एआई को वो समझ नहीं आता। तो क्या होता है कि जो टेक्स्ट होते हैं इसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको टोकन्स बोलते हैं, और आगे चल के यही टोकन्स जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, नंबर्स में, क्योंकि एट लास्ट कंप्यूटर और मशीन सिर्फ नंबर्स को समझती है, वो भाषा नहीं समझती। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी लॉन्ग टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है टोकन में, और ये टोकन को कन्वर्ट किया जाता है नंबर्स में, और फिर यही नंबर्स एआई को समझ में आता है। तो टोकन होता क्या है, टोकन का सिंपल मतलब है वर्ड का स्मॉल पीस, या तो एक पूरा वर्ड भी हो सकता है, या तो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, या तो एक वर्ड का पार्ट भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये टोकनाइजेशन किस तरीके से अलग अलग होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पावरफुल। ये सेंटेंस हो गया आपका। अब इसमें अलग अलग लेवल के टोकनाइजेशन होते हैं। पहला लेवल जो होता है इसको बोलते हैं वर्ड लेवल टोकनाइजेशन, कि इसमें आप आर्टिफिशियल आपका एक वर्ड हो गया जिसको आप एक टोकन बना दिए, इंटेलिजेंस एक वर्ड हो गया इसको आप एक टोकन बना दिए, इस एक वर्ड हो गया इसको आप टोकन बना दिए, और पावरफुल एक वर्ड हो गया इसको आप टोकन बना दिए। तो ये क्या हो गया आपका वर्ड लेवल का टोकनाइजेशन। अब इसके बाद होता है कैरेक्टर लेवल का टोकनाइजेशन। अब जैसे ये आर्टिफिशियल एक आपका वर्ड है, इसके जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं उसको अलग अलग लेवल में आप यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो था वर्ड आर्टिफिशियल, अब यहाँ पे ए अलग, RTIFICIAL, तो अलग अलग कैरेक्टर्स में आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज द कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन। अब इसके बाद एलएलएम्स को जो टोकनाइजेशन सबसे ज्यादा समझ में आता है उसको बोलते हैं सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन। एलएलएम में मोस्टली यही यूज होता है। एलएलएम मतलब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जैसे चैट जीपीटी के अंदर हम कहते हैं ना कि एलएलएम है, दैट इज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो यहाँ पे सब वर्ड टोकनाइजेशन को एलएलएम ज्यादा अच्छे से यूज करता है, समझ पाता है। अब जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पावरफुल। अब सब वर्ड, आर्टिफिशियल अपने आप में एक वर्ड है, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिखूं आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे जो वर्ड आर्टिफिशियल बना है इसमें आप देखोगे आर्ट भी एक वर्ड आ रहा है, राइट। तो आर्ट वर्ड का तो एक अलग मीनिंग होता है, आर्ट मतलब कला, इन द हिंदी वी से आर्ट मीन्स कला, राइट। तो आर्ट इज द वर्ड एंड आर्टिफिशियल इज ऑल्सो अ वर्ड। तो यहाँ पे ये एक वर्ड है आर्टिफिशियल, लेकिन इसको दो भाग में डिवाइड किया जा रहा है, दो सब वर्ड्स इसके बन रहे हैं, एक बन रहा है आर्ट और एक बन रहा है इफिशियल। फिर वैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस डिवाइड हो रहा है, पावरफुल में पावर अलग, फुल अलग। तो क्या होता है कि एआई के पास जब कोई नया सेंटेंस आ गया, राइट, तो यहाँ पे वो दोनों चीज को अलग अलग तरीके से समझ पाएगा। इसलिए एलएलएम्स को ज्यादा अच्छे से सब वर्ड लेवल का टोकनाइजेशन समझ में आता है। अब जैसे मान लो एक वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पावरफुल, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं सेंटेंस बना रही हूँ, आर्ट इज फुल ऑफ फन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर्ट और आर्टिफिशियल दो अलग अलग वर्ड है, और यहाँ पे पावरफुल है और यहाँ पे लिखा हुआ है केवल फुल, राइट। तो अब जब एक नया सेंटेंस आएगा तो भी एलएलएम इसको समझ पाएगा कि आर्ट एक अलग टोकन है, आर्टिफिशियल एक अलग टोकन है, पावरफुल एक अलग टोकन है, और यहाँ पे फुल एक अलग टोकन है। तो ऐसे में उसको अलग अलग सेंटेंसेस समझ में आते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन यूज होता है। इसमें एआई कॉम्प्लेक्स वर्ड को स्मॉल मीनिंगफुल पीसेस में तोड़ता है, क्योंकि अगर कल को कोई नया वर्ड आ जाए तो मॉडल ने ट्रेनिंग में नहीं देखा। अब जैसे मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रही हूँ और मैं उसको कोई नया वर्ड नहीं दिखा रही हूँ, तो अब जब उसके सब पार्ट्स रहेंगे तो अगर कोई नई चीज भी आ जाएगी ना तो उसको समझ में आएगा। इसलिए सब वर्ड लेवल टोकनाइजेशन को ज्यादा अच्छे से यूज किया जाता है एलएलएम में। यहां तक आपको आई एम होपिंग दैट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि टोकनाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है इसको करने की। तो सबसे पहले टेक्स्ट का स्ट्रक्चर एआई नहीं समझ पाएगा बिना टोकनाइजेशन किए। दूसरा रीजन, वर्ड की बाउंड्रीज को नहीं पहचान पाएगा एआई। सिमिलर वर्ड्स का रिलेशनशिप ट्रैक नहीं कर सकता, जैसे आर्टिफिशियल और आर्ट, इनमें से कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है ना।
तो ऐसे में सिमिलैरिटीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जब तक आप टोकनाइजेशन ना करो। इफिशिएंट प्रोसेसिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो टोकनाइजेशन एआई को ये समझने में हेल्प करता है कि सेंटेंस में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग रखता है, वर्ड के सिमिलर पार्ट कैसे बिहेव करते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट को स्मॉल मैनेजेबल पार्ट में कैसे ब्रेक करें। अब देखो, ये जितना नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, जितना मैं पीपीटी में आपको समझा रही हूँ, सब कुछ मैंने एकदम नॉर्मल, जैसे हम बातचीत करते हैं इंग्लिश भाषा में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, वैसे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि एआई के एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी टफ है। इसमें अगर मैं फैंसी इंग्लिश में आपको बताने लगूं तो आधी बात समझ में आएगी, आधी सर के ऊपर से जाएगी। और मेरा एज अ एजुकेटर काम ही यही है कि जितना इजी हो सके आपको उतना इजी तरीके से समझाऊं, इसलिए नोट्स भी मैंने आपकी भाषा में लिख के आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो टोकनाइजेशन क्यों जरूरी है ये भी हम समझ चुके हैं। अब टोकनाइजेशन का एक आर्किटेक्चर जो होता है, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप एक इनपुट टेक्स्ट देते हैं, राइट? जैसे आपने यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट दिया, हेलो वर्ल्ड, एआई इज अमेजिंग। अब ये चीज टोकनाइजर के पास जाएगी, आपका प्रोसेस शुरू होगा। अब ये जो वर्ड था ये ब्रेक इनटू यूनिट्स होगा, पंक्चुएशन का ध्यान रखा जाएगा और इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि कई बार आप जब केस लिखते हैं, जैसे एआई में यहाँ पे एआई कैपिटल में है, वर्ल्ड में डब्ल्यू कैपिटल में है, तो इसको सारी जो कैरेक्टर्स है उसको एक फॉर्म में लेके आना होता है, तो यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्जन हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे अलग अलग टोकन्स बनेंगे। अब जैसे ये टोकन्स बनेंगी तो हर एक टोकन का, जैसे हेलो एक मान लो टोकन बना, अब ये जो हेलो टोकन है, ये हेलो तो समझ में नहीं आएगा ना एआई को, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं टोकन आईडी। और फिर इस टोकन आईडी को हमारा जो मॉडल है वो अंडरस्टैंड कर पाता है। तो एआई मॉडल टोकन्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करता है, हर टोकन का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे मान लो डेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसका एक यूनिक नंबर हो गया 1432। साइंस हम यूज कर रहे हैं तो इसका एक अलग टोकन हो गया। अब यहाँ पे टोकन्स के बाद कन्वर्जन किस में हो गया, नंबर्स में। तो फिर एआई इन नंबर्स को वेक्टर्स में बदलता है। देखो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या दिया, एक टेक्स्ट दिया, राइट? टेक्स्ट जो आपने दिया वो कन्वर्ट किस में हुआ, टोकन में। फिर टोकन किस में कन्वर्ट हुआ, नंबर में। अब नंबर से फाइनली किस में कन्वर्जन होगा, वेक्टर में। और जब नंबर से वेक्टर में कन्वर्जन होता है तो इसको बोलते हैं एम्बेडिंग, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, राइट? तो यहां तक आपको टोकनाइजेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज, एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैम ठीक बात है, ये तो हम चलो समझ गए, टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन हर बार एआई में टेक्स्ट से काम तो नहीं चलता ना। ऑडियो भी जरूरी है, वीडियो भी जरूरी है और इमेजेस भी जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में डेटा, अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर आप मेरी फोटो देख रहे हो तो ये भी तो डेटा है ना, इमेज इज ऑल्सो अ डेटा। अगर आप मुझे वीडियो देख रहे हो तो ये भी तो डेटा है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो ऑडियो, ये भी तो डेटा है। तो ऑडियो, वीडियो और इमेज के साथ टोकनाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि एक बार में अगर आप कोई फोटो किसी इंसान को दिखाओ तो समझ में आ जाएगा, दिस इज अ मोबाइल फोन, ये मुझे, मैं ह्यूमन हूं, मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक मशीन को कैसे समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये भाषा क्या है, ये ऑडियो क्या है, ये वीडियो क्या है? तो यहाँ पे टोकनाइजेशन कैसे काम करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इमेज टोकनाइजेशन। एआई मॉडल इमेज को सीधा एक फोटो की तरह नहीं समझ सकता। एआई को इमेज को मैथ फॉर्म यानी कि नंबर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये नंबर्स बनाने के लिए इमेजेस को टोकन्स में तोड़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हियर इज अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ अ डॉग, लेकिन क्या ये डॉग की इमेज डायरेक्ट एआई को समझ में आएगी कि हाँ ये डॉग है? द आंसर इज नो। अब इस इमेज को टोकन्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि फाइनली एआई उसे अंडरस्टैंड कर पाए। तो इमेज टोकनाइजेशन का स्टेप नंबर 1 ये होता है कि जहां पे इमेजेस को पैचेस यानी कि छोटे छोटे स्क्वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 256 क्रॉस 256 पिक्सल की इमेज है, जैसे दिस इमेज, राइट? मैं जैसे इसी इमेज का अगर आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं तो ये इमेज लेट्स सपोज 256 पिक्सल क्रॉस 256 पिक्सल की ये इमेज है। अब इसी इमेज को, पिक्सेल्स को अलग अलग छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड किया जाएगा और हर वो टोकन होगा 16 क्रॉस 16 पिक्सल का। अब ये जो 16 क्रॉस 16 पिक्सल है दैट इज कॉल्ड एज द पैचेस, राइट? तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पैचेस होंगे। ये छोटे पैचेस एआई के लिए वर्ड्स की तरह होते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है दैट इज अबाउट द कि ये पैचेस को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं फ्लैटनिंग।
हर पैच को फ्लैटन करने एक वेक्टर बनाया जाता है। अब जैसे आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल पैचेस बन गए, राइट? आई एम शोइंग दिस पैचेस विद द डिफरेंट कलर्स, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ क्लियर वे। जैसे मान लो ये आपके अलग अलग पैचेस बन गए। अब हर एक पैच जो है आपका, इस पैच के लिए आपके पास अलग वेक्टर होगा, उसके बाद ये ब्लू पैच के लिए अलग वेक्टर, देन ये पिंक पैच के लिए अलग वेक्टर, फिर उसके बाद ये ग्रीन पैच के लिए अलग वेक्टर। तो अलग अलग पैचेस को यहाँ पे एक एक वेक्टर उसके लिए बनाया जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि अब ये जो वेक्टर बन चुका है, इस वेक्टर को टोकन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ये वेक्टर एम्बेडिंग लेयर के पास होता है और फिर ये टोकन बन जाता है। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? द इमेज इज नाउ अ सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स। टू द एआई द इमेज जस्ट लुक्स लाइक अ सेंटेंस। अब ये जो इमेज है वो एआई के लिए एक सेंटेंस की तरह बन गई है। हर एक जो 16x16 का आपका पैच था वो एक वर्ड की तरह काम करता है और इस तरीके से एआई फिर इमेजेस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे इमेज टोकनाइजेशन की अगर बात हो रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और पिक्चर के थ्रू मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये आपकी एक पर्टिकुलर पिक्चर है जहाँ पे एक स्काई दिख रहा है, कुछ ग्रासेस है और यहाँ पे कुछ एक साइकिल टाइप का स्ट्रक्चर है, राइट? अब इसको अलग अलग पहले प्रोसेस में डिवाइड किया गया जिसको बोला गया पैचेस। अब ये अलग अलग पैचेस जो आपके बन गए, अब स्टेप नंबर बी हो गया जहाँ पे आप इनको फ्लैटन करते हैं। इसके बाद इसका वेक्टर बनता है और इस वेक्टर को फिर धीरे धीरे एआई समझता है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है, एडवांस मेथड जो होता है VQVAE, इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटाइज वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। अब यहाँ पे कई बार एआई का यूज हम लोग सिर्फ इमेजेस को पहचानने के लिए नहीं, इमेजेस जनरेट करवाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करवाते होगे, जेमिनाई से करवाते होगे, नैनो बनाना मॉडल इज देयर, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को जब इमेजेस जनरेट होती है तो एआई यूज करता है विजुअल कोड बुक, जहां पे हर एक चीज के लिए, जैसे कोई एज है या फिर कोई ब्लू कर्व है, तो उसके लिए अलग अलग स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं और उस नंबर को के हिसाब से एआई उसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे डेली अगर हम लोग यूज करते हैं ओपन एआई का डेली वन, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये जो टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटाइज वेरिएशनल एनकोडर, इसको यूज करता है इमेजेस को जनरेट करने के लिए। सो दैट इज अबाउट इमेज टोकनाइजेशन। अब बात करते हैं ऑडियो टोकनाइजेशन की। अब जो आवाज है, राइट, यहाँ पे अगर हम किसी मॉडल को ऑडियो इनपुट दे रहे हैं तो टोकनाइजेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद में फिर उस ऑडियो को वो अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ऑडियो क्या होता है? एक कंटिन्यूअस वेव होती है। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो कंटिन्यूअस यहाँ पे वेव्स बनते हैं, राइट? जैसे अभी मैं आपके साथ बोल रही हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वेव्स बन रहे हैं। तो दैट इज अबाउट द वेव्स। तो ऑडियो एक कंटिन्यूअस वेव होता है। एआई कंटिन्यूअस सिग्नल को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इसलिए कोई इसको स्मॉल पार्ट्स, अब इसके स्मॉल पार्ट्स को बोलते हैं फ्रेम्स। अब यहाँ पे ऑडियो टोकनाइजेशन कैसे होता है? स्टेप नंबर 1 कि ऑडियो को पहले फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है। 10 to 25 ms सेगमेंट्स के फ्रेम होते हैं। जैसे 1 सेकेंड का ऑडियो है तो इसके अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 फ्रेम्स बनेंगे। हर एक फ्रेम का लाइक 10 ms या 20 ms का साउंड पीस होता है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? फ्रेम्स में तो आपने बना लिया, अब फ्रेम्स जो होते हैं इसको स्पेक्ट्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हर फ्रेम का फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करके स्पेक्ट्रोग्राम बनाया जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रोग्राम होता है ये एक इमेज जैसा होता है और फिर उसके बाद फाइनल जो स्टेप 3 होता है, इसके अंदर जो आपका स्पेक्ट्रोग्राम होता है उसको ऑडियो टोकन्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो गया आपके पास, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस आर द वेव्स, राइट? वेव्स को हमने किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले फ्रेम्स में। फ्रेम्स को किस में कन्वर्ट किया? स्पेक्ट्रोग्राम में। स्पेक्ट्रोग्राम फाइनली यहाँ पे ऑडियो टोकन्स के फॉर्मेट में अंडरस्टैंड होता है। तो एआई इस स्पेक्ट्रोग्राम को स्मॉल ग्रिड पैचेस में, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ग्रिड पैचेस, इसमें तोड़कर टोकन्स बनाता है जो बिल्कुल इमेज की तरह होते हैं और फिर उसको समझ में आता है एआई को, दैट इज द ऑडियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लव डेटा साइंस, एआई इसको टोकन में कैसे ब्रेक करेगा? इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, आई लव डेटा साइंस, यहाँ पे सबसे पहले ऑडियो फ्रेम्स बनेंगे, फिर स्पेक्ट्रोग्राम बनेगा, फिर टोकन बनेगा, फिर नंबर बनेगा और फिर मॉडल उसको समझ पाएगा। तो दैट इज अबाउट द ऑडियो टोकनाइजेशन। अब बात करते हैं वीडियो की। हमेशा याद रखना वीडियो फॉर्मेट का डेटा सबसे ज्यादा हैवी फॉर्मेट का डेटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इमेजेस भी है कितने सारे, ऑडियो भी है, तो हर एक चीज को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो मतलब हुआ क्या कि वीडियो मतलब यहाँ पे इमेजेस भी हैं जो फ्रेम्स के अंदर आएंगे, ऑडियो भी है और साथ के साथ मोशन भी है। यहाँ पे कोई चीज स्टैटिक नहीं है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, शायद मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मोशन दैट इज इन्वॉल्व, राइट? तो इसलिए यहाँ पे जो वीडियो का टोकनाइजेशन होता है
ये 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले वीडियो को फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 सेकेंड वीडियो में 24 से 60 फ्रेम्स होते हैं, राइट? 1 सेकेंड के वीडियो में यू कैन अंडरस्टैंड द डिटेलिंग हियर। हर फ्रेम एक इमेज है, इसको इमेज टोकनाइजेशन से पैचेस में तोड़ते हैं, राइट? अब यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे 1 सेकेंड है तो इसके 30 फ्रेम्स यहाँ पे FPS बन रहे हैं, 30 इमेजेस बन रहे हैं, फिर हर एक का पैच बन रहा है और फिर टोटल 7680 टोकन्स बन रहे हैं। अब उसके बाद होता है मोशन टोकनाइजेशन, कि फ्रेम्स के बीच डिफरेंस होता है कि अब यहाँ पे मोशन हो रहा है तो ऑप्टिकल फ्लो, मोशन वेक्टर्स, टेम्पोरल पैचेस, ये सब मोशन टोकन्स बनते हैं। और फिर एट लास्ट ऑडियो को, जैसे मैंने आपको समझाया, स्पेक्ट्रोग्राम के थ्रू यूज किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे टोकन्स बनते हैं। तो हर एक चीज, अगर कोई जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है इमेजेस में कि सबसे पहले स्विमिंग हो रही है, राइट? तो क्या मैन कर रहा है? सर्फिंग कर रहा है। अब यहाँ पे सर्फिंग के बाद व्हाट डज द मैन डू आफ्टर सर्फिंग? फ्लिप कर रहा है। तो एक एक मोशन को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए एआई वीडियो डेटा को समझता है। तो एम्बेडिंग एट लास्ट, लेट्स जस्ट कंक्लूड दैट, अगर सिंपल शब्दों में लाइक समझना है हमें, तो यहाँ पे हम लोगों को टोकनाइजेशन समझ में आया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द एम्बेडिंग। सो आई एम होपिंग टोकनाइजेशन क्लियर होगा। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे यस लिख के जरूर बताते जाइए, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती है। तो कमेंट्स में जो जो टॉपिक समझ में अच्छे से आ रहा है, कमेंट्स में जाके उन टॉपिक के बारे में नाम लिखते जाओ। अगर आपको टोकनाइजेशन समझ में आ गया तो कमेंट में टोकनाइजेशन लिख देना, ताकि मेरे को समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। हो सकता है इन फ्यूचर टोकनाइजेशन पे जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ पे आ रहे हैं उसमें और एडवांस लेवल का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, लेकिन उस वीडियो को बनाने के पहले मुझे आप लोगों का भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। आपके कमेंट्स चाहिए, मेरा मोटिवेशन भी तब बढ़ता है जब आपके कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एम्बेडिंग। टॉपिक 2 को समझते हैं अब। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्बेडिंग इन एआई। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो एम्बेडिंग किसी भी डेटा, अब डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को नंबर्स की एक लिस्ट, जिसे वेक्टर कहते हैं, में कन्वर्ट करने का तरीका है ताकि कंप्यूटर उसकी मीनिंग को समझ सके। अब जैसे यहाँ पे किंग, क्वीन, मैन, वुमेन, दिस आर द वर्ड्स, राइट? इसको वेक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है एम्बेडिंग, राइट? तो अभी तक हमने देखा था लाइक टोकनाइजेशन में कि जहां पे हम लोग बड़े बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करते हैं और फिर वो आगे चल के टोकन्स नंबर्स में बदलते हैं और नंबर्स को जो है कन्वर्ट किया जाता है वेक्टर्स में। तो ये जो यहाँ पे वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये एम्बेडिंग के अंदर आता है। अब एम्बेडिंग क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो कि आपको आपके कंप्यूटर को समझाना है कि एप्पल और बनाना सिमिलर है। एप्पल और बनाना सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं जो कि फ्रूट्स की कैटेगरी होती है, दैट्स व्हाई एप्पल और बनाना सिमिलर है। लेकिन एप्पल और कार अलग है, राइट? तो अब आप ये चीज अपने कंप्यूटर को कैसे समझाओगे कि एप्पल और बनाना सेम है, लेकिन एप्पल और कार ये दोनों चीज डिफरेंट है। कार ऑटोमोबाइल है और एप्पल आपका फ्रूट है, तो ये डिफरेंट है। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप सिर्फ आईडी दोगे, जैसे मान लो एप्पल को मैंने एक आईडी दे दी 1, बनाना को एक आईडी दे दी 2 और कार को एक आईडी दे दी मैंने 3, ठीक है? तो कंप्यूटर को क्या लगेगा कि 2 और 3 ये दोनों बहुत पास पास है, तो बनाना और कार ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक कैटेगरी के हो सकते हैं। तो क्या ये सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बनाना तो फ्रूट है और कार क्या है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल है। अब यहाँ पे एम्बेडिंग क्या करता है, यहाँ पे एम्बेडिंग हर वर्ड को एक लंबी लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखना, एप्पल का एक वेक्टर बन गया है। एप्पल का वेक्टर क्या बन गया है? 0.9, 0.1 और 0.05, ठीक है? ये एप्पल का वेक्टर है। इसके बाद बनाना का यहाँ पे एक वेक्टर बन गया है, ये जो क्या है 0.88, 0.12 और 0.04। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद कार का एक वेक्टर बन गया 0.1, 0.8, 0.9। अब इन वेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन होगा कि कौन सा वेक्टर पास है। तो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि 0.9 0.88 पास है, 0.1 और 0.12 पास है, 0.05 और 0.04 पास है। मतलब ये वेक्टर्स आपस में पास पास है। तो जब जो वेक्टर आपस में पास पास होगा, इसका मतलब वो वेक्टर सेम कैटेगरी का होगा। तो यहाँ पे एप्पल और बनाना फ्रूट है, राइट? अब इसको यहाँ पे समझ में आ रहा है एआई को। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अलग से वेक्टर देखूं, अब जैसे इसका वेक्टर है 0.9, इसका है 0.1, इसका है 0.1, इसका है 0.8, इसका है 0.05 और इसका है 0.9। तो ये दोनों वेक्टर्स तो बहुत अलग है। एक तरफ है एप्पल का वेक्टर और एक तरफ है कार का वेक्टर।
तो इन वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, अलग अलग नंबर्स हैं, इसका मतलब ये सेम कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें मशीन को पता चलता है कि एप्पल और बनाना सेम मीनिंग के, क्योंकि इनके वेक्टर्स क्या हैं, इनके नंबर्स पास पास हैं, इसीलिए एम्बेडिंग जरूरी होता है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम क्यों वेक्टर्स बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर्स को क्रिएट किया जा रहा है। अब ये वेक्टर्स काम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसकी टेक्निकलिटीज को। एम्बेडिंग को एक आप ना मैप की तरह समझ सकते हो, एक नक्शे की तरह आप समझ सकते हो, मैप की तरह कहलाता है आपका एम्बेडिंग। आई एम सो सॉरी, माय हैंडराइटिंग इज क्वाइट बैड, लेट मी राइट इट क्लियरली। मैप की तरह आप एम्बेडिंग को समझ सकते हो। इस मैप पर हर एक वर्ड का एक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट और वेक्टर। जो वर्ड मीनिंग का सेम होता है वो आसपास में होते हैं, जैसे कि दो वर्ड्स है, ठीक है, एक वर्ड है हैप्पी और एक है जॉय। तो जो वर्ड्स का मीनिंग सेम सेम है, जैसे हैप्पी और जॉय के वेक्टर पास पास है, इसका मीनिंग सेम होगा। लेकिन एक वर्ड है आपका हैप्पी और दूसरा वर्ड है आपका सैड, तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट है, इनके वेक्टर्स दूर दूर होंगे। तो नंबर्स की वो लिस्ट जो डेटा को रिप्रेजेंट करती है, ये वेक्टर कहलाता है। अब डायमेंशंस क्या होता है, वेक्टर कितना लंबा है। ओपन एआई के मॉडल्स में अक्सर 1536 डायमेंशंस होते हैं एक वर्ड या सेंटेंस के लिए। जितने ज्यादा डायमेंशन उसका मतलब उतनी ज्यादा डिटेल में कैप्चरिंग होती है। तो अब जितना बड़ा वेक्टर होगा, कितना लंबा वेक्टर है, उसको बेसिकली हम डायमेंशंस के हिसाब से उसको बोला जाता है। ओपन एआई में 1536 डायमेंशंस है। आपको याद होगा एक आया था हमारे पास ओपन एआई, चैट जीपीटी है तो हमको पता ही है। उसके बाद चाइना का एक डीप सीक मॉडल आया था, उसमें कई लोगों ने कहा था कि इसकी डायमेंशन ज्यादा है, ये ज्यादा तेज होगा। तो डायमेंशन ज्यादा का मतलब ये होता है जितने ज्यादा डायमेंशन उतनी ज्यादा डिटेलिंग, और जिस चीज में आप जितनी ज्यादा डिटेलिंग करोगे वो उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो दैट इज अबाउट द डायमेंशंस। अब यहाँ पे एक चीज आती है कोसाइन सिमिलैरिटी। ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम ये मेजर करते हैं कि दो वेक्टर्स आपस में कितने क्लोज हैं। अगर स्कोर आपका 1 है, इसका मतलब तो बिल्कुल सेम है। अगर आपका स्कोर आ गया 0 कोसाइन सिमिलैरिटी में, इसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। अगर 1 है मतलब पास पास है, 0 है मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं है। इस फॉर्मूले को मैथ्स में कोसाइन सिमिलैरिटी बोलते हैं। अब एम्बेडिंग के टाइप्स को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। मेनली दो तरीके की सिचुएशंस होती है। पहला होता है वर्ड एम्बेडिंग, जो पुराने मॉडल्स में होता था। इसमें हर एक वर्ड का ना एक फिक्स्ड वेक्टर होता था। अब हर एक वर्ड का आप एक वेक्टर बना दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगा कि जैसे मान लो एक वर्ड है बैंक, ठीक है, बैंक का मतलब रिवर बैंक भी हो सकता है और बैंक का मतलब पैसे वाला मनी बैंक भी हो सकता है। तो पुराने मॉडल जैसे कि वेक्टर, वर्ड टू वेक्टर, ये एक टेक्निक होती थी जो पुराने मॉडल्स में यूज होती थी। वर्ड टू वेक्टर इस टेक्निक को बोलते थे। इसमें कंफ्यूजन हो जाता था कि बैंक किसके लिए यूज हो रहा है, इसका वेक्टर क्या है, ये रिवर को बता रहा है या पैसे वाले बैंक को बता रहा है। तो यहाँ पे ये एक पुरानी टेक्निक थी जिसको हम लोग बोलते थे वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक। अब जो नई टेक्निक यूज होती है, जो बर्ट, जो एलएलएम के मॉडल्स हैं आजकल, जैसे GPT-4 बर्ट, इसके अंदर जो एम्बेडिंग यूज होती है इसको बोला जाता है कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग, राइट। तो ये जो कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग होती है, ये पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। अगर सेंटेंस है आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी, तो यहाँ बैंक का एम्बेडिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला बनेगा। तो आज के टाइम में ह्यूमंस एआई की तरह चीजों को समझ पाए, इसके लिए बेसिकली कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग का यूज किया जाता है, जहां पे हर एक वर्ड जो जितना ज्यादा पास में, अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं दो वेक्टर्स आपस में पास है तो इसके बीच में रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये दो वेक्टर्स आपस में दूर है, दिस वन, राइट, तो इसके बीच में कनेक्शन नहीं होगा। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है ये एम्बेडिंग होता है। एम्बेडिंग के रियल वर्ड क्या क्या यूज केसेस हैं, क्या क्या इसके सिनेरियोज हैं। तो जैसे आप गूगल सर्च करते हैं, सिमेंटिक सर्च करते हैं, अगर आप सर्च करो शू फॉर रनिंग तो आपको जॉगिंग के स्निकर्स भी दिखने लगते हैं। तो भले ही वर्ड मैच नहीं हुआ, लेकिन एम्बेडिंग के कारण ये तुरंत पकड़ लिया कि रनिंग और जॉगिंग का मीनिंग सेम होता है, राइट। जैसे आप रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हो, नेटफ्लिक्स पे आप मूवीज देखते हो, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन इंजन है, तो अगर आप साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हो तो एम्बेडिंग के वेक्टर्स आपको वैसे ही मूवी रिकमेंड करेंगे। वो सारे वेक्टर्स, जैसे आप स्पाइडरमैन 3 देख रहे हो, ठीक है, स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन 1 2 ये वेक्टर्स आपस में पास पास होंगे। तो अगर आप स्पाइडरमैन 3 देख रहे हो तो आपको रिकमेंडेशन में 1 और 2 का भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगा। इसमें भी एम्बेडिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसमें, आपके रिकमेंडेशन सिस्टम में। रैग के अंदर यूज होता है जहाँ पे कस्टम चैटबॉट्स बनते हैं। सेंटिमेंट को नापना है कि अगर कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे मान लो किसी ने रिव्यू लिखा, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे जाके, अब ये रिव्यू जो लिखा गया इतना सारा, वो उसके सेंटिमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको समझने के लिए भी एम्बेडिंग का यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट एम्बेडिंग। आई एम होपिंग कि एम्बेडिंग आपको क्लियर हुआ होगा।
अब आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं तीसरे टॉपिक को, दैट इज अबाउट द इन्फ्रेंस इन एआई। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इन्फ्रेंस इन एआई क्या होता है। एआई में दो मेन फेजेस होते हैं। पहला होता है ट्रेनिंग फेज, जहां पे आप मॉडल को डेटा दिखाते हो, उसको साथ के साथ करेक्ट आंसर्स भी दिखाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कैट की फोटो दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कैट की उसको एक एक्चुअल फोटो बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसको हम कैट बोलते हैं। अगर मैं फोटो डॉग की दिखा रही हूँ तो मैं उसको एक लेबल दूंगी कि ये जो फोटो है दैट इज फॉर अ डॉग, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग फेज में मॉडल को डेटा दिखाते हैं, करेक्ट आंसर्स भी दिए जाते हैं ताकि मॉडल क्या करे, पैटर्न्स को सीख सके। तो ये फेज कौन सा होता है, ट्रेनिंग फेज। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम अंडरस्टैंड करें कि हमने 10,000 इमेजेस दिखाई और सारी इमेजेस में बताया कि ये डॉग है, ये कैट है, तो मॉडल ये सीखता है कि डॉग कैसा दिखता है और कैट कैसे दिखती है। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज द ट्रेनिंग फेज। अब बात करते हैं कि इन्फ्रेंस फेज क्या होता है। अब इन्फ्रेंस फेज तब चालू होता है जब मॉडल सीखना बंद कर देता है। मॉडल ने जितनी ट्रेनिंग करनी थी वो सारी ट्रेनिंग कर चुका है, अब यहाँ पे ट्रेनिंग उसकी बंद हो चुकी है। अब नया डेटा उसको कुछ दिखाया जा रहा है और नए डेटा को देख के जब वो आंसर देता है मॉडल, वो फेज कहलाता है इन्फ्रेंस फेज। जैसे एग्जांपल के लिए मॉडल बोलता है 95% प्रोबेबिलिटी है, अगर आप कोई फोटो दिखा रहे हैं तो मॉडल उस फोटो को देख के बोलता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो फोटो है ये डॉग की है। तो रियल वर्ल्ड में हम बेसिकली इन्फ्रेंस ही यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस का अगर और एक सिंपल एग्जाम्पल हमें अंडरस्टैंड करना है, तो जैसे डॉक्टर ने बहुत सालों तक पढ़ाई की तो वो क्या हो गया है, उसका एक ट्रेनिंग का फेज। लेकिन अब कोई नया पेशेंट आया डॉक्टर के पास में कुछ नए सिम्टम्स लेके, तो अब क्या करेगा डॉक्टर, उसकी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, अब उस सिम्टम्स को देखते हुए अपने डायग्नोसिस बताएगा। ये होता है इन्फ्रेंस, जो कि रियल लाइफ में होता है। ट्रेनिंग में तो आप बस पढ़ाई कर रहे हैं, बट जब कोई रियल पेशेंट आता है, सिम्टम्स बताता है, आप डायग्नोसिस बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंस। इसी तरीके से एआई में आप मॉडल ने लाखों एग्जांपल्स देखे हैं, दैट इज द ट्रेनिंग फेज। लेकिन यूजर ने क्या इनपुट दिया है, उस इनपुट को देखते हुए मॉडल जो आउटपुट देगा वो इन्फ्रेंस कहलाता है। सो ट्रेनिंग में पहले से प्री डिफाइंड चीजें दिखाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन जो एआई इन्फ्रेंस फेज होता है उसमें नई चीज दिखाई जाती है और फिर आपका मॉडल समझता है अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पे कि ये जो नई चीज मुझे दिखाई जा रही है वो क्या है, और उसके हिसाब से अपना आउटपुट देता है। तो ये फेज कहलाता है इन्फ्रेंस फेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरल नेटवर्क्स इन एआई। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जो ह्यूमंस है, हमारे ब्रेन में भी न्यूरल नेटवर्क्स है, हमारी बॉडी में न्यूरल नेटवर्क्स है। तो जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, कि ह्यूमन ब्रेन का कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज द फिजिकल सेल इन योर हेड। हमारे सबके हेड में फिजिकल सेल्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो जिस तरीके से एक इंसान का दिमाग होता है, इसी तरीके से आर्टिफिशियली एक ब्रेन को डेवलप करना, वहां पे भी कॉन्सेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क्स का। अब जैसे सबसे पहले हम लोग ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स को डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट के अंदर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले जैसे ह्यूमन के ब्रेन्स होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये जो अलग अलग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इतने सारे, जैसे कोई पेड़ की रूट होती है उस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग रूट्स जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने मिलता है। ये क्या होता है बेसिकली, दिस आर द ट्री लाइक ब्रांचेस। एक पेड़ की ब्रांचेस की तरह होता है, दैट रिसीव केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। तो बॉडी में तो इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, तो एक दूसरे न्यूरॉन से अगर कोई सिग्नल रिसीव करना है तो इसको कहलाया जाता है डेंड्राइट, जो कि क्या होता है, रिसीवर होता है, जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। इसके बाद होता है सेल बॉडी या न्यूक्लियस, जो क्या करता है, सेंटर ऑफ द सेल होता है। ये सारे कलेक्ट किए हुए सिग्नल्स को जो डेंड्राइट से आते हैं, ये सारे सिग्नल्स को यहाँ पे क्या करता है, कलेक्ट करता है और आगे फिर इसको क्या करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। अब आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो केबल की तरह दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। ये केबल की तरह होता है। इफ the signal is strong, it travels down this long tail, it is the transmission line। तो यहाँ से सिग्नल आपका स्ट्रॉन्ग है तो इस तरीके से वो क्या होता है, डाउन तरीके से आके मूव करना आगे स्टार्ट करता है। इसके बाद है सिनेप्सिस, द कनेक्शन। दिस इज द गैप बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट। तो ये जो सिनेप्सिस है ये क्या है, ये एक तरीके का गैप है यहाँ पे इस एक्सॉन के बीच में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा डेंड्राइट। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ये तरीका होता है सिग्नल को पास करने का ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर, जो कि न्यूरॉन्स होता है। अब यही चीज आर्टिफिशियली यहाँ जो बनाई जाती है डीप लर्निंग के अंदर, अब इसका एआई मॉडल हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं।
तो दिस इज द मैथमेटिकल कोड इन द कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं, राइट। जैसा काम डेंड्राइट करता था सिग्नल्स को लेने का, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, इनपुट्स देते हैं। द डेटा एंटरिंग द सिस्टम, ये डेटा कुछ भी हो सकता है, वेदर इट विल बी अ टेक्सचुअल डेटा, वेदर इट विल बी एन इमेज फॉर्मेट ऑफ डेटा, ऑडियो या वीडियो, कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इमेज दे रहे हैं तो पिक्सल्स की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद जो वेट्स होता है यहाँ पे, दिस रिप्लेसेस द सिनैप्सेस। एवरी इनपुट हैज अ वेट। इफ अ वेट इज हाई देन द इनपुट इज ट्रीटेड एज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इनपुट हम लोग यहाँ पे देते हैं, हर एक इनपुट का यहाँ पे वेट होता है। अगर वेट ज्यादा है, इसका मतलब उसको, उस इनपुट को ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो बायस होता है, इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक होता है समेशन और एक होता है एक्टिवेशन फंक्शन। ये ठीक उस तरीके से काम करता है जैसे कि सेल बॉडी काम करती है, जैसा कि न्यूक्लियस काम करता है। समेशन में क्या होता है, कंप्यूटर जितने भी इनपुट होते हैं उसके वेट के साथ इनपुट और उसका जो वेट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद उसको समेशन करता है। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, तो दिस इज अ मैथमेटिकल रूल लाइक अ थ्रेशोल्ड दैट डिसाइड्स इज दिस नंबर बिग इनफ टू फायर, इफ यस देन इट पासेस द रिजल्ट फॉरवर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे सेल बॉडी न्यूक्लियस होता है जो डिसाइड करता है कि अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो उसको आगे एक्सॉन केबल की तरफ मूव करवाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन एक मैथमेटिकल रूल होता है, एक थ्रेशोल्ड की तरह काम करता है। अगर नंबर बिग है तो उसको फिर वो आगे उसको पास करेगा एंड फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स हम डीप लर्निंग के अंदर डेवलप करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे ह्यूमन ब्रेन्स और लाइक न्यूरल नेटवर्क्स में क्या क्या चीजें होती है, तो जैसे डेंड्राइट होता है वैसे इनपुट होता है, जैसे सिनैप्सिस होता है वैसे वेट होता है, जैसे सेल बॉडी होती है वैसा समेशन होता है, जैसे थ्रेशोल्ड होता है वैसे एक्टिवेशन फंक्शन होता है, और जैसे एक्सॉन होता है वैसे हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ये सारा वर्क जो होता है ये कहलाता है डीप लर्निंग के अंदर, जो हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। सो आई एम होपिंग कि न्यूरल नेटवर्क अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको क्लियरली एग्जाम्पल के साथ समझा पाएंगे। और इंटरव्यू का भी कई बार ये बेसिक पार्ट होता है जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं एमसीपी। एमसीपी क्या होता है, सो एमसीपी स्टैंड्स फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इन एआई। अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है, नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत भारी सी कोई चीज है, एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बट सी इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एआई की दुनिया में एक नया और रिवॉल्यूशनरी ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में समझें तो एआई मॉडल के लिए यूएसबी पोर्ट की तरह है। हम सबको पता है कि यूएसबी पोर्ट क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट होता है इसमें आप अलग अलग यूएसबी पोर्ट, जैसे यूएसबी केबल से एक अगर आपके पास यूएसबी केबल है तो आप चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो या प्रिंटर हो, किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं, राइट। यूएसबी है क्योंकि वो। वैसे ही एमसीपी के थ्रू एआई मॉडल्स किसी भी डेटा सोर्स या टूल से कनेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास एमसीपी है और यहाँ पे एआई है, तो यहाँ पे अलग अलग टूल से अगर मैं किसी एआई को लाइक लिंक करना चाह रही हूँ, उसके साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे एमसीपी काम करता है। ठीक वैसा जैसे कि यूएसबी पोर्ट होता है। उस यूएसबी पोर्ट में अगर आपके पास केबल है तो आप चाहे माउस यूज करो, कीबोर्ड करो, प्रिंटर करो, आपकी मर्जी। इसी तरीके से एक एआई का जो मॉडल है, इसके साथ अगर आप कोई भी डेटा सोर्स को कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी मदद कौन करेगा, आपकी मदद करेगा एमसीपी, और इसलिए इसे कहा जाता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक ओपन स्टैंडर्ड है जिसे एंथ्रोपिक ने इंट्रोड्यूस किया है। तो एंथ्रोपिक जो कंपनी है इसे डेवलप किया है एमसीपी को, और इसका काम है कि एआई असिस्टेंट, जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारे असिस्टेंट यूज करते हैं, क्लाउड हो गया, जीपीटी हो गया, इन सिस्टम को डेटा, अब डेटा कुछ भी हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, सर्वर हो सकता है, डेटाबेस हो सकते हैं, इसके साथ एक सिक्योर स्टैंडर्डाइज तरीके से कनेक्ट करना। अब जैसे मान लो आपका एक एआई असिस्टेंट है चैट जीपीटी, ठीक है। अब इस चैट जीपीटी को आपको अलग अलग डेटा, या हो सकता है डेटा कुछ भी हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, सर्वर हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, इसके साथ जो कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा ये चीज कहलाएगी एमसीपी। तो जैसे एग्जांपल से समझे, पहले अगर आपको क्लाउड को गूगल ड्राइव, स्लैक या गिटहब से कनेक्ट करना होता था तो डेवलपर हर टूल के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन लिखना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपके पास है क्लाउड, ठीक है। अब आपको क्लाउड को 3 अलग अलग टूल से जोड़ना है। पहला है क्या, गूगल ड्राइव से आप जोड़ना चाहते हो, तीसरा है आप स्लैक से जोड़ना चाहते हो, और तीसरा आप गिटहब से जोड़ना चाहते हो। अब अलग अलग, जब तक एमसीपी नहीं था तब तक डेवलपर्स क्या करते थे,
अलग अलग टूल के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन कोड लिखते थे और फिर उसके बाद उसको इससे जोड़ते थे। लेकिन एमसीपी से पहले हर मॉडल, हर टूल के बहुत सारे कनेक्शंस हो जाते थे। वो इतना मेसी हो जाता था कि समझ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन एमसीपी के बाद ना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आ गया है जो सब जगह चलेगा। ठीक वैसा जैसे कि यूएसबी की एनालॉजी है। जैसे आप सोचिए यूएसबी का सी केबल, एआई मॉडल आपका लैपटॉप है। आप ऐसा समझो कि जैसा आपके लैपटॉप होते हैं वैसे ही आपका एक एआई का मॉडल है। अब एक्सटर्नल टूल में चाहे आप गूगल ड्राइव दो, स्लैक दो, प्रिंटर दो, हार्ड ड्राइव दो, वो एमसीपी हो, वो एक केबल की तरह काम करेगा जिससे हर चीज कनेक्ट आपकी हो पाएगी। दैट इज समथिंग व्हिच इज एमसीपी, राइट? अब एमसीपी काम कैसे करता है? तो एमसीपी के आर्किटेक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एमसीपी होस्ट या द ऐप। ये वो एप्लीकेशन है जिसमें एआई मॉडल चलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यूज कर रहे हैं क्लाउड डेस्कटॉप ऐप या कर्सर का आईडी, ठीक है? ये होस्ट डिसाइड करता है कि यूजर किस टूल का एक्सेस कर सकता है, तो ये होता है होस्ट। उसके बाद होता है एमसीपी क्लाइंट। ये बेसिकली ब्रेन की तरह काम करता है। ये होस्ट जो होता है उसके अंदर होता है और ये एआई मॉडल और एमसीपी सर्वर के बीच बात करवाता है। जैसे एक है आपका एमसीपी का होस्ट और यहाँ पे है आपका सर्वर, ठीक है? इनके बीच में होता है एमसीपी का क्लाइंट जो क्या करता है, ये मॉडल, ये एआई मॉडल और एमसीपी सर्वर के बीच में क्या करता है, बात करवाता है। अब एमसीपी सर्वर क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एक लाइट वेट प्रोग्राम होता है जो आपके डेटा, जैसे आपकी लोकल फाइल हो गई या आपका पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस हो गया या आपका गूगल ड्राइव हो गया, इसको एक्सपोज करता है ताकि एआई उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो इसका प्रोसेस फ्लो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर रिक्वेस्ट भेजता है। ये यूजर रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, एमसीपी होस्ट के पास जाता है। फिर होस्ट के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं। फिर क्लाइंट के बाद ये चीज जाती है सर्वर के पास। फिर डेटा फेच होता है और फिर हमको फाइनल क्या मिलता है, एआई का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका एमसीपी, राइट? आई एम होपिंग कि एमसीपी यहाँ तक समझ में आया होगा। लेवल 1 के कॉन्सेप्ट जो बेसिक फंडामेंटल्स थे हमने इसको क्लियर किया। अब हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे, लेवल 2 में जाएंगे जहाँ पे एडवांस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इन एआई। सो फाइनली लेवल 1 हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन लेवल 1 कितने लोगों को समझ में आया है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 में जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अभी हमने समझा न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, लेकिन इसी का एक पार्ट है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एआई का और डीप लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एकदम सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो सीएनएन कंप्यूटर की आंख है, हम ये कह सकते हैं। कंप्यूटर की आईज की तरह होता है सीएनएन। जो भी कंप्यूटर को कोई, जब भी कंप्यूटर को कोई फोटो, वीडियो या विजुअल या डेटा देखकर समझना होता है, जैसे कि मान लीजिए हर एक फोन में आजकल फेस अनलॉक का फीचर है। हम फेस देखते हैं, हमारा फोन जो है अंडरस्टैंड कर लेता है हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोन है वो अनलॉक हो जाता है। तो चाहे वो फेस अनलॉक करना हो या फिर वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, क्योंकि जब कोई कार है, राइट, लेट्स से कोई कार है यहाँ पे, अब इस कार के में कोई ड्राइवर तो बैठा है नहीं, राइट? तो कैसे समझ में आएगा कि आगे जो रास्ते में आ रहा है कोई पेड़ आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, कोई पत्थर आ रहा है, कैसे समझेगा? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक ह्यूमन की आईज वर्क करती है वैसे ही आपको यहाँ पे वर्क करता है सीएनएन, जिसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो अब ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज कैसे होता है, सीएनएन क्या है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे सीएनएन हमें पता है इसका फुल फॉर्म है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये एक तरीके का डीप लर्निंग एल्गोरिदम है। तो सीएनएन किसका पार्ट है, डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कि इमेजेस को इनपुट के तौर पर लेता है, उसमें पैटर्न्स, उसमें फीचर्स को पहचानता है और बताता है कि वो इमेज किस चीज की है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एनालॉजी लें, यहाँ पे सोचिए कि आप एक रोज को कैसे पहचानते हैं, एज अ ह्यूमन आप कैसे पहचानोगे उसको? पहले आप देखते हो कि पेटल्स का शेप कैसा है, उसका कर्व लाइन कैसा है, किस कलर का है, राइट? रेड है, पिंक है। फिर आप उसका स्टेम देखते हो कि कांटे हैं उसमें। फिर आखिर में आपका दिमाग डिसीजन लेता है कि ये जो फोटो हमें दिख रही है ये एक रोज की फोटो है। सीएनएन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये जो पूरी की पूरी इमेज होती है, ये एक बार में नहीं रट्टा मारता, राइट? ये क्या करता है, इसको टुकड़ों में, लेयर्स के फॉर्मेट में इसको डिवाइड करता है और फिर इसमें से जाके पैटर्न्स को ढूंढता है और फिर रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए ये सीएनएन इस तरीके से काम करता है। अब सीएनएन में फीचर्स ढूंढना, सबसे पहले यहाँ पे इसके अलग अलग लेयर्स हैं। यहाँ पे अगर हम इसके आर्किटेक्चर को समझे सीएनएन के,
तो इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, इनपुट लेयर, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे फुली कनेक्टेड एंड देन आउटपुट दिख रहा है। तो ये जो कॉन्वोल्यूशन है, सबसे पहले इनपुट हम देते हैं। इनपुट तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इनपुट में आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लेयर है, ये जहाँ पे लेयर आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्वोल्यूशन लेयर। इसका काम होता है फीचर्स को ढूंढना, इमेजेस को स्कैन करना, जैसे इसके लाइंस और शेप्स को निकालना, ये काम करता है कॉन्वोल्यूशनल, जहाँ पे आप क्या करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन होता है इस लेयर में। इसके बाद होता है रेलू एक्टिवेशन। ये क्या करता है, डेटा को क्लीन करता है, सारी की सारी जो नेगेटिव वैल्यूज है इसको हटाता है। इसके बाद होता है पूलिंग। पूलिंग मतलब साइज छोटा करना, इमेजेस को कंप्रेस करना, ताकि सिस्टम क्या हो आपका, फास्ट चले। इसके बाद यहाँ पे फ्लैटनिंग का काम होता है कि क्या होता है, 2D इमेज डेटा को 1D एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एट लास्ट चाहे आप कुछ भी टाइप का डेटा दो, कंप्यूटर को तो नंबर्स ही समझ में आते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फुल्ली कनेक्टेड, यहाँ पे आपके डिसीजंस लेते हैं, पैटर्न्स को जोड़कर सोचता है कि ये क्या चीज़ है, और फिर फाइनल आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो इस तरीके से CNN का जो आर्किटेक्चर है वो वर्क करता है। जैसे हमने अभी CNN को अंडरस्टैंड किया, ठीक वैसे ही यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको RNN बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इन AI। अब ये क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। RNN यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क AI का एक वो हिस्सा है जो उन चीजों को समझने के लिए बना है जहाँ पे ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस, या जिसको हम लोग क्रम बोलते हैं हिंदी में, ऑर्डर या सीक्वेंस और टाइम जहाँ पे मैटर करता है। अगर CNN कंप्यूटर की आईज है, तो RNN एक याददाश्त है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। क्योंकि अगर आपकी आंखें कोई चीज देख रही है, दैट इज फाइन, लेकिन जो आपने देखा है वो हमको दिमाग में याद भी तो होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग जहाँ पे RNN की एंट्री होती है। RNN क्या है, RNN एक ऐसा डीप लर्निंग नेटवर्क है जो पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रखता है, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन को समझा जा सके। मैंने देखो इतना इजी तरीके से सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया नोट्स में, ताकि जब भी आपको कभी रिवाइज करना हो ना, तो आपको हर एक चीज आपके पास नोट्स बने हो, फटाफट आप रिवाइज कर पाओ। इतने इजी भाषा में मैंने आपको ये लिख के दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो रहा होगा आई थिंक। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, तो ऑल्दो अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्टक हो रहे हो, तो डेफिनेटली मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी कि आपका डाउट भी रिजॉल्व हो पाए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इसके एक एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मल नेटवर्क हर शब्द को अलग देखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई लव इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई लव इंडिया को ये क्या करेगा, हर एक वर्ड को अलग अलग देखेगा। लेकिन RNN कैसे करेगा, पहले वो आई को देखेगा, अपनी मेमोरी में रखा, फिर उसने लव को देखा, फिर उसने अपनी मेमोरी को रखा, फिर आई के साथ लव जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उसको कनेक्ट किया, फिर वो देखा इंडिया को, तो तीनों को कनेक्ट करके समझा कि बात देशभक्ति की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आई लव इंडिया की। तो RNN क्या करता है, चीजों को देखते जाता है, उसको शॉर्ट टर्म फॉर्म में मेमोरी के फॉर्मेट में याद रखता है और फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी जो होती है वो काफी मीनिंगफुल होती है। RNN काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। RNN के काम करने का तरीका एक लूप जैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में एक खास चीज होती है जिसे कहते हैं हिडन स्टेट। ये हिडन स्टेट अभी हम लोग अंडरस्टैंड भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होता है इनपुट लेयर, राइट। यहाँ पे आप XT नाम से यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज द इनपुट लेयर। लेट मी जस्ट राइट दिस विद द पिंक बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली नया डेटा जो अभी आया है, कोई एक नया वर्ड हो गया या कोई एक नया इनपुट हो गया जो अभी आया है, वो जाता है इनपुट लेयर के पास। इसके बाद यहाँ पे आता है हिडन लेयर। अब इसमें क्या होता है, ये RNN की मेमोरी है, ये पिछले स्टेप का आउटपुट होता है जो करंट स्टेप में वापस फीड किया जाता है, और यहाँ पे एक लूप की तरह ये काम करता है। RNN नए इनपुट को पुरानी मेमोरी के साथ कंबाइन करता है। जैसे हमने देखा था कि जो नई, जैसे हमने एक सेंटेंस देखा था, आई लव इंडिया, ठीक है। तो ये क्या किया, पहले नए इनपुट में आई आया, इसको इसने याद रखा, फिर नया वर्ड आ गया लव, अब इसको इसने याद रखा, फिर नया वर्ड आया इंडिया, फिर इसको याद रखा, और तीनों चीजों को एक लूप में आई लव इंडिया को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाया। तो यहाँ पे एक लूप की तरह काम करता है और एक नई मेमोरी को क्रिएट करता है। इसका इक्वेशन का अगर लॉजिक एकदम सिंपल भाषा में समझे, तो आज मतलब जो डिसीजन आज आपको लेना है, जो आज का आपका फैसला है, उसको कैसे लेना है, आज की खबर मतलब आज का क्या नया चीज आपके पास आ रहा है, प्लस पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको याद रखना, तब जाके वो आज का डिसीजन ले पाएगा। इसका मतलब
करंट आउटपुट इक्वल्स टू करंट इनपुट प्लस प्रीवियस जो आपका हिडन स्टेट में जो चीजें हुई है, इसको यहाँ पे याद रखना, ये चीज कहलाती है आपकी आरएनएन के अंदर। इस तरीके से आरएनएन काम करता है। आरएनएन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले जैसे हम बात करें गूगल ट्रांसलेट, सब लोग यूज किए होंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस पूरा सुनकर उसे हिंदी में कन्वर्ट करना, ग्रामर का ऑर्डर चेंज होता है, इसलिए मेमोरी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाषा पे काम हो रहा है। इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन, हम लोग एलेक्सा, सीरी ये सब यूज करते हैं। तो ऑडियो वेव्स क्या होती है? लगातार आती है। हम जब बोलते हैं हे के बाद सीरी, तो आने की प्रोबेबिलिटी आरएनएन कैलकुलेट कर लेता है। हे सीरी जस्ट प्ले माय म्यूजिक, आप बोलते हो राइट? तो इट इज इन अ कंटिन्यूअस फॉर्मेट ऑफ द डेटा यू आर गिविंग, सो दैट्स व्हाई आरएनएन इज इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वर्ड, जैसे आप मोबाइल पे टाइप करते हो राइट, आप कुछ व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप फटाफट टाइप करना स्टार्ट करते हो। तो जब आप टाइप करते हो तो आपको पहले से प्रिडिक्शन में आने लगता है कि आपके नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है। यहाँ पे आरएनएन का यूज है। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, आज का शेयर प्राइस 10 दिन के ट्रेंड पे डिपेंड करता है। जहाँ पे सीक्वेंस की बात आती है, जहाँ पे समय की बात आती है, वहां पे आरएनएन का सबसे बड़ा रोल होता है राइट। तो आरएनएन अगर आपसे कोई पूछा तो आई होप कि आप इजिली आरएनएन समझा पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर्स इन एआई। करेंटली हम एआई के सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव है कि इन सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग बैक टू बैक इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो कि एंड टू एंड हो, जो कि हमें हेल्प करे हमारे प्लेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए, और ज्यादा डिटेल तरीके से हम सारे के सारे एआई के डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें। तो इसके लिए आई स्किल की वेबसाइट पे एडवांस कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए डाल रही हूँ। जहाँ पे सिंपली आप द स्किल की वेबसाइट पे जाएंगे तो एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, और एडवांस डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये दोनों ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसे आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, प्लेसमेंट सपोर्ट, सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ द कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे बिल्डिंग कंप्लीट तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो ट्रांसफॉर्मर्स इन एआई, ट्रांसफॉर्मर्स एआई की दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आजकल आप जो भी पावरफुल एआई देख रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लाउड हो, वो सब ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर ही बना हुआ है। अगर आरएनएन एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो ट्रांसफॉर्मर एक सुपर कंप्यूटर ब्रेन है। अभी तक हमने देखा कि सीएनएन कंप्यूटर की आईज की तरह काम करता है, आरएनएन एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह काम करता है, और अब बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की, जो कि सुपर कंप्यूटर ब्रेन है, जो पूरी की पूरी किताब एक साथ पढ़ सकता है और सब कुछ एक साथ याद भी रख सकता है। इसलिए जैसे 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने इंट्रोड्यूस किया था एक बहुत ही फेमस पेपर, अगर आप इन सारे इंटरनेशनल पेपर्स, रिसर्चर्स को पढ़ते हैं तो शायद उन लोगों को आइडिया हो, बट स्टिल अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो डोंट वरी, मैं इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो गूगल के जितने रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 2017 में एक पेपर इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड, और इसी पे हमारा सारा का सारा ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है, जहाँ पे गूगल का आर्किटेक्चर ने बहुत इट इज समथिंग विच इज वेरी रिवॉल्यूशनरी, जिसने एआई को हमेशा के लिए बदल दिया। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर पूरी एक बुक, पूरी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ याद रख सकता है। सो दैट इज अबाउट इट। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एक डीप लर्निंग मॉडल है, जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क, जैसे सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क क्या हो गया? ट्रांसलेशन, कि आप एक भाषा में दे रहे हो, वो तुरंत उसको नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज अलग भाषा में चेंज कर रहा है, ट्रांसलेशन। या फिर टेक्स्ट को समराइज अगर आप करना चाहते हो, तो ऐसे ये टास्क है जो सीक्वेंस के हिसाब से होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर एक डीप लर्निंग मॉडल है, जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क जैसे ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन के लिए बनाया गया है। लेकिन इसने पुराने मॉडल्स के अंदर क्या आता था? आरएनएन आता था, एलएसटीएम आता था। इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी, इसको दूर कर दिया, और वो सबसे बड़ी कमी क्या थी? सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। क्या होता है इसको समझते हैं। आरएनएन एक एक शब्द पढ़ता था वन बाय वन, इसलिए स्लो था और लंबी बातें भूल जाता था। क्यों? क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन बहुत लंबा टेक्स्ट है, वो एक एक करके धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो भूल जाता था। लेकिन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? पूरा सेंटेंस एक साथ पैरेलल देखता है, इसलिए बहुत फास्ट है, और दूर दूर के वर्ड्स का रिश्ता भी समझ जाता है। इसका सीक्रेट सॉस क्या है? सेल्फ अटेंशन, जो कि गूगल के रिसर्चर्स ने पेपर लॉन्च किया था, उसी पे ये बेस्ड है। ट्रांसफॉर्मर की सबसे खास चीज है सेल्फ अटेंशन। इसका मतलब है सेंटेंस का हर एक वर्ड
जो दूसरे वर्ड से कनेक्शन करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे तो एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? द एनिमल्स डिड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वॉज टू टायर्ड। ठीक है, जब इंसानों को इस सेंटेंस को पढ़ना हो तो वो जानते हैं कि इट जो यहाँ पे यूज हो रहा है, इट का मतलब एनिमल से है, ना कि स्ट्रीट से है। लेकिन जो पुराने आरएनएन के मॉडल्स होते थे वो कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि इट और एनिमल के बीच दूरी है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में एनिमल कहाँ पे आ रहा है? शुरुआत में आ जा रहा है। और इट कहाँ पे आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है। तो क्या होता था, आरएनएन जब इस सेंटेंस को समझता था तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आगे की बातें उतने अच्छे से याद नहीं रख पाता था। लेकिन ट्रांसफॉर्मर अटेंशन के ऊपर काम करता है, हर एक वर्ड को हाईलाइट करता है। जब वो इट पर पहुंचता है तो उसके पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे सबसे ज्यादा अटेंशन, सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा अटेंशन किस पे दिया गया है? एनिमल्स पे। तो वो ध्यान रख लेता है कि ये जो इट यूज हो रहा है वो एनिमल्स के लिए यूज हो रहा है, ना कि स्ट्रीट के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर गेम चेंजर है और पुरानी टेक्निक से ज्यादा बेटर है। ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है ट्रांसफॉर्मर? तो उसमें सबसे पहले एनकोडर होता है, स्टेट होता है, डिकोडर होता है। इसको समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर मेनली दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है हिस्सा एनकोडर का और दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है डिकोडर का। लेट मी शो यू गाइस हियर, दिस इज द डिकोडर, एनकोडर एंड द डिकोडर। एनकोडर, द रीडर, समझने वाला, राइट। इसका काम होता है कि जो इनपुट है, जैसे यहाँ पे जो भी इनपुट हम लोग इंग्लिश सेंटेंस दे रहे हैं उसको ये समझेगा, ये डेटा के फीचर्स का मीनिंग निकालता है, ये इनपुट वर्ड्स को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे फिर सेल्फ अटेंशन का कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको समझता है। फिर उसके बाद होता है फाइनल हमारा डिकोडर। डिकोडर क्या होता है? राइटर होता है, जो कि होता है बनाने वाला। एनकोडर समझने वाला और डिकोडर बनाने वाला। डिकोडर का काम होता है कि एनकोडर की समझ को लेकर आउटपुट जनरेट करना। जो चीज एनकोडर ने समझी है उसका ये डिकोडर आउटपुट जनरेट करेगा। ये प्रिडिक्शन करता है कि अगला वर्ड क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बर्ड की बात करें, गूगल सर्च में यूज होता है, जिसमें सिर्फ एनकोडर का यूज होता है बर्ड में। लेकिन अगर मैं जीपीटी, चैट जीपीटी की बात करूं तो मेनली यहाँ पे डिकोडर यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट भी होता है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर का ये आर्किटेक्चर होता है। सो आई एम होपिंग दैट ट्रांसफॉर्मर्स आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 के एक और नए टॉपिक में, जिसका नाम है सुपरवाइज्ड सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग इन एआई, राइट। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग, एसएसएल, एआई की दुनिया में एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो टेक्निक है जहां एआई मॉडल बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, बिना किसी लेबल्स के खुद ही सीखता है। इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, एक सिंपल सी एनालॉजी को समझते हैं। एनालॉजी क्या है? इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में बैठा है, राइट। दिस इज अ स्टूडेंट और ये एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। उसके पास कितनी सारी बुक्स है, राइट। देयर आर मल्टीपल बुक्स, करोड़ों किताबें हैं यहाँ पे। लेकिन कोई टीचर नहीं है जो ये बताए कि ये बुक हिस्ट्री की है, ये बुक साइंस की है, ये बुक फिक्शन है, राइट। तो वो स्टूडेंट क्या करता है? वो सेंटेंसेस के आधे वर्ड्स को ढाक लेता है और गेस करता है कि वहां क्या लिखा होगा, राइट। अगर कोई सही गेस करता है मतलब उसे लैंग्वेज समझ आ रही है। यही सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जहाँ पे आप चीजों को आधी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके हिसाब से आप उसको क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? तो ट्रेडिशनली एआई दो तरीके से सीखता था। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां मॉडल को बताते थे, डेटा देते थे। जैसे कि ये फोटो कैट की है, ये फोटो डॉग की है, तो हम डेटा के साथ दिखाते थे उसको और फिर मॉडल ट्रेन होता था। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पे हम डेटा दे देते हैं और मॉडल पैटर्न्स को ढूंढता है, जैसे क्लस्टरिंग। इससे क्लस्टरिंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये ग्रुप है जिसकी इनकम हाई है और जिसको पैसा खर्च करने का शौक भी ज्यादा है, ठीक है। फिर एक वो ग्रुप है जिसकी इनकम हाई है लेकिन उन लोग कम पैसा खर्च करते हैं। फिर एक ऐसा ग्रुप है जिसकी इनकम क्या है? लो है और पैसे भी कम खर्चते हैं। फिर एक ऐसा ग्रुप है जिसकी इनकम लो है लेकिन खर्चा ज्यादा करते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स क्या हो गए? क्लस्टर्स हो गए, जिसमें अलग अलग तरह की कंडीशंस हमको पता चल रही है। ये डेटा होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। लेकिन सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग इन दोनों के बीच का एक स्वीट स्पॉट है। इसे हम अनप्लान्ड डेटा, जिसका कोई आंसर की नहीं है, यूज करते हैं, लेकिन मॉडल डेटा के अंदर से ही लेबल्स को जनरेट कर लेता है। जैसे हमने डेटा दिया, डेटा के अंदर मॉडल क्या कर रहा है? लेबल्स को जनरेट कर रहा है और पहचान ले रहा है। तो बेसिकली द डेटा इज इट्स ओन लेबल, राइट। तो यहाँ पे डेटा ही अपना आंसर ढूंढ लेता है। अब ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो एसएसएल यानी कि
सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग 2 स्टेप्स में काम करता है। इसके प्रोसेस को अक्सर प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। स्टेप नंबर 1 होता है प्री टेक्स्ट डेटा यानी कि लर्निंग फेज। मॉडल को एक फ्रेक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए ताकि वो डेटा के स्ट्रक्चर को समझ सके। इसे प्री टास्क कहते हैं, प्री टेक्स्ट टास्क कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम एनएलपी का कुछ दे रहे हैं, इनपुट में हम लोग दे रहे हैं द स्काई इज डैश मास्क, तो मॉडल का काम क्या है, मास्क की जगह ब्लू प्रेडिक्ट करना, द स्काई इज ब्लू। तो रिजल्ट इस प्रोसेस से मॉडल ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और वर्ड की नॉलेज को सीख लेता है। वैसे अगर हम कोई कंप्यूटर विजन की बात करें तो हम एक इमेज को 9 टुकड़े कर दिए और उन्हें मिक्स कर दिया। अब मॉडल का काम है उन टुकड़ों को वापस से सही ऑर्डर में अरेंज करना। तो ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, मॉडल समझेगा धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स को। तो ये प्रोसेस जो कहता है इसे कहते हैं प्री टेक्स्ट टास्क। अब स्टेप नंबर 2 होता है जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम टास्क, द एप्लीकेशन फेज, जहां मॉडल क्या करता है, प्री टेक्स्ट टास्क से डेटा को समझ लेता है क्योंकि वो पहले ही प्री ट्रेन हो चुका है। और उसके साथ साथ क्या करता है, अब हम थोड़ा सा लेबल डेटा यूज करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं और इस हिसाब से मॉडल अपने आप इतना स्मार्ट बन जाता है कि वो चीजों को लर्न कर पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग का। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन एआई। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एआई का सिखाने का वो तरीका है जो बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे एक छोटा बेबी चीजों को सीखता है। कैसे सीखता है, हिट एंड ट्रायल बेसिकली, राइट, ट्रायल एंड एरर, कि हम गलती करते हैं फिर गलती के हिसाब से सीखना हम शुरू करते हैं। जैसे जब कोई छोटा बेबी चलना शुरू करता है, वो धीरे धीरे क्रॉल करता है, कई बार गिरता है, उठता है, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि कैसे चलना है, राइट। तो ये वो लर्निंग है जहाँ कोई टीचर नहीं होता कि कोई आपको बताए कि हाँ तुमको ऐसे चलना है, या कोई तुमको आंसर बताए, बल्कि अगर आप सही काम करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको समझ में आता है कि रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आप अगर अच्छे से क्रॉल करना चालू कर दिया आपने, आपके पैर में लग नहीं रही है, आपको चोट नहीं आ रही है, आपको मजा आ रहा है, देन यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड, राइट। लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको एक पेनल्टी मिलती है, आपको सजा मिलती है। अगर आप कहीं गिर गए तो आप रोने लगते हैं, राइट। इन द सेम मैनर बस इसी रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करते जाना, दैट इज समथिंग वेयर द एआई बिकम्स इंटेलिजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अगर हमें यहाँ पे समझना है तो ये बेसिकली 5 चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या वो 5 चीजें हैं यहाँ पे? सबसे पहले है आपका एजेंट। एजेंट मतलब लर्नर, वो एआई मॉडल जो सीख रहा है। जैसे एग्जांपल मारियो का गेम खेलने वाला एक बॉट होता है, राइट। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज जो आती है वो होता है एनवायरमेंट, जो कि होता है वर्ल्ड। वो जगह जहाँ पे एजेंट काम कर रहा है, जैसे वीडियो गेम का लेवल या चेस बोर्ड, राइट, जहाँ पे आप जैसे कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो उसका क्या लेवल है, उसकी सराउंडिंग्स क्या, दैट इज द एनवायरमेंट। अब होता है एक्शन। अब एक्शन में बेसिकली क्या होता है, मूव होता है कि एजेंट क्या कर सकता है। जैसे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जंप करना है, हर किसी ने वीडियो गेम खेला है। तो दैट इज वेयर द मूव्स, द एक्शंस आर इन्वॉल्व। उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के अंदर एक्शन का रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव अगर आप अच्छा काम किए, नेगेटिव अगर आपने गलती की है, और स्टेट एक बेसिकली करंट सिचुएशन को दिखाता है। इस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो काम करता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो चलती रहती है। इसमें सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। एजेंट देखता है कि वो अभी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। फिर होता है डिसीजन, वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, क्या एक्शन उसको लेना है। थर्ड होता है फीडबैक का कंटिन्यूअस लूप। एनवायरमेंट उसे एक्शन करता है कि अगर अच्छा है तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं है तो पेनाल्टी। फिर बैक टू बैक इसमें अपडेट आते रहते हैं कि एजेंट अपने दिमाग में नोट करते रहता है कि किस सिचुएशन में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और ये साइकिल रिपीट में चलता रहता है। इस तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। सो होपिंग दैट कि सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या लर्न करना है। So here we are going to learn about AutoML in AI. AutoML मतलब कि ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने के प्रोसेस को ऑटोमेट करती है। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। इसका मेन गोल ये है कि नॉन एक्सपर्ट भी इजी पावरफुल एआई मॉडल्स बना सके और एक्सपर्ट्स का टाइम रिपीटेटिव टास्क से बच पाए। तो अगर एक एनालॉजी अगर हम समझें कि मान लो आपको केक बनाना है, राइट, तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आटा लेना है, कितनी चीनी लेनी है, कितनी डिग्री पे बेक करना है और कौन सा ओवन यूज करना है, और अगर गलती हुई तो दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग वेयर द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग वर्क्स। अब बात करते हैं ऑटो एमएल की। तो आप बस इंग्रेडिएंट्स जो है, यानी कि जो डेटा है, वो मशीन में डालोगे और मशीन खुद डिसाइड करेगी कि क्या बेस्ट रेसिपी होगी, क्या टेम्परेचर होगा, और परफेक्ट केक, क्या अगर हम एआई की भाषा में बात करें
तो एआई मॉडल कैसे यहाँ पे बनेगा? सो दैट इज वेयर द ऑटो एमएल वर्क्स। अब ऑटो एमएल क्या है? तो ट्रेडिशनली एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए डेटा साइंटिस्ट को बहुत सारे स्टेप्स मैन्युअली करने पड़ते हैं, जैसे डेटा को क्लीन करना, फीचर इंजीनियरिंग करके फीचर्स को चूज करना, सही एल्गोरिदम सेलेक्ट करना, सेटिंग करना, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना। ये काम बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ऑटो एमएल इन टास्क को ईजी बनाता है। अब बस अब आपको डेटा अपलोड करना है और एआई हमें हेल्प करेगा बेस्ट मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटो एमएल इन एआई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडल कंप्रेशन, प्रूनिंग एंड क्वांटाइजेशन इन एआई। मॉडल कंप्रेशन ना ठीक ऐसा है जैसे कि एक एआई मॉडल को डाइट पे भेजना। आजकल के एआई मॉडल जैसे कि जीपीटी, बर्ड बहुत भारी और बहुत ज्यादा बल्की होते हैं, क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो बिलियंस में होते हैं, जीबी में इसका साइज होता है, और इन्हें चलाने के लिए जीपीयूज और सर्वर्स लगते हैं, राइट, जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो अगर हम इन मॉडल्स को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस या आईओटी डिवाइसेस पर चलाना है जहां पे मेमोरी और बैटरी कम होती है, तो हमें मॉडल का साइज कम करना पड़ता है बिना उसकी इंटेलिजेंस को खोए। इस प्रोसेस को मॉडल कंप्रेशन कहते हैं, जिसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रूनिंग और दूसरा होता है क्वांटाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग यानी कि काट छाट करना। कॉन्सेप्ट की उन कनेक्शंस को काट देना जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। न्यूरल नेटवर्क्स में करोड़ों कनेक्शंस होते हैं, वेट्स होते हैं। ट्रेनिंग के बाद देखा गया है कि बहुत सारे कनेक्शंस की वैल्यू जीरो के पास होती है, यानी कि वो फाइनल रिजल्ट में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो प्रूनिंग का मतलब होता है कि उन बेकार से कनेक्शंस को रिमूव कर देना। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा ग्रीन पेड़ है, ट्री है, राइट। यहाँ पे आपके जो सूखे पार्ट्स हैं, जो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं ब्रांचेस, उसको अगर आप हटा देते हैं तो पेड़ का शेप वही रहेगा, लेकिन उसका वजन जो है वो काफी हल्का और साफ हो जाएगा। In the same manner, we'll do the pruning process in the AI model so that it will work in an efficient manner. Second process is called as quantization, यानी कि प्रिसिशन कम करना, नंबर्स की डिटेल रिजोल्यूशन को कम करके मेमोरी बचाना। ये काम होता है क्वांटाइजेशन का। कंप्यूटर्स में नॉर्मली एआई मॉडल्स के वेट 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, FP32 में स्टोर होता है। जैसे एग्जांपल 3.1415926 ये नंबर, बहुत जगह है मेमोरी में, राइट। तो यहाँ पे बहुत जगह लेता है मेमोरी में। तो क्वांटाइजेशन में हमें नंबर्स को 8 बिट इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो साइज है वो काफी हद तक बच पाए। तो ये कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं मॉडल कंप्रेशन में प्रूनिंग और क्वांटाइजेशन के। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। नाउ आई मूव फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 12 ऑफ टुडेज क्लास। सो फाइनली अब हमने लेवल 1, लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे लेवल 3 की ओर, जहाँ पे हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं एडवांस लेवल जो है हमारा लेवल नंबर 3। इसके अंदर एआई मॉडलिंग और जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स जैसे एलएलएम, फाइन ट्यूनिंग, लॉरा, जैन, डिफ्यूजन मॉडल, मल्टी मॉडल एआई, वीएलएम और सिंथेटिक डेटा, ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोगों का लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है वो लोग कमेंट्स में जाके लेवल 2 कंप्लीटेड लिख के मुझे जरूर बताएंगे, ताकि हमें पता चले कितने लोग लेवल 2 तक पहुंचे, 3 तक, और एट लास्ट लेवल 5 तक कितने लोग पहुंच पाते हैं। सो लेट्स बिगिन लेवल नंबर 3 वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एआई मॉडलिंग एंड जनरेटिव एआई एडवांस्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन एआई, जिसे एलएलएम कहा जाता है। एलएलएम के बारे में आज के टाइम पे सबसे बड़ा हीरो एआई का एलएलएम ही है। अगर आपने चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लाउड यूज किया है तो आपने टेक्निकली एक एलएलएम से ही बात कर रहे हैं, राइट। अगर और आसान भाषा में इसको समझें तो मान लीजिए कि एक ऐसा इंसान जिसने इंटरनेट की सारी किताबें, सारे आर्टिकल्स और सारी वेबसाइट्स पढ़ ली है, उससे हर सवाल का जवाब पता है, वो हर भाषा में जवाब दे सकता है। बस यही चीज आपकी एलएलएम कहलाती है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। एलएलएम कोई जादू नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर चलता है। इसका मतलब, इसका बस काम एक है कि अगला शब्द, नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा उसको गेस करना। तो सोचिए अगर मैं कहूं कि आज मौसम बहुत डैश, राइट, तो आपके दिमाग में तुरंत बोलने के लिए अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं। मौसम ठंडा है, गर्म है, सुहाना है। एलएलएम भी यही करता है, वो पिछले वर्ड्स को देखकर कैलकुलेट करता है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए जिससे सही बात शिफ्ट यहाँ पे फिट हो पाए। लेकिन ये इतना सिंपल ऑटो करेक्ट नहीं है कि पूरा पैराग्राफ्स और कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बना होता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बारे में अभी हमने पढ़ा। 2017 में गूगल ने
ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट निकाला था, जिससे पहले एआई भूल जाता था बड़े बड़े पैराग्राफ्स को, अब ये अटेंशन के मैकेनिज्म पे काम करता है और ट्रांसफॉर्मर पे हमारा एलएलएम जो है वो बेस्ड होता है। अब बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग की एआई में कि फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। सो फाइन ट्यूनिंग एआई की दुनिया में वही प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए एक साधारण से स्टूडेंट को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने का जो प्रोसेस होता है, इसी तरीके से फाइन ट्यूनिंग होती है। एक ऐसे एआई मॉडल को जो पहले से काफी कुछ जानता है, प्री ट्रेंड है, उसे किसी एक ऐसे स्पेसिफिक काम, एक ऐसे स्पेसिफिक टास्क के लिए एक्सपर्ट बनाना ही फाइन ट्यूनिंग कहलाता है। जैसे एक नॉर्मल सा इंसान एक डॉक्टर बनता है तो उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, इसी तरीके से अगर पहले से कोई प्री ट्रेंड एआई का मॉडल है, उसको फाइन ट्यून करना और कोई स्पेशलाइज टास्क के लिए उसको आगे बढ़ाना फाइन ट्यूनिंग कहलाता है। अगर यहाँ पे एक बेस्ट एनालॉजी हम लोग समझें, एक एमबीबीएस का स्टूडेंट वर्सेस एक हार्ट सर्जन, फाइन ट्यूनिंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्री ट्रेंड मॉडल, यानी कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट की तरह। एक स्टूडेंट ने एमबीबीएस किया, उसे दवाइयाँ, एनाटॉमी और बीमारियों का जनरल नॉलेज होता है, वो थोड़ा बहुत सब कुछ जानता है, राइट। जैसे एआई के कॉन्टेक्स्ट में GPT-4 या बर्ट जिसे बड़े मॉडल जिसने इंटरनेट का सारा डेटा पढ़ लिया है, तो ये एक प्री ट्रेंड मॉडल है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग क्या है? स्पेशलाइजेशन है। अब वो स्टूडेंट हार्ट सर्जरी की स्पेशल ट्रेनिंग लेता है, जो एमबीबीएस का स्टूडेंट था अब वो हार्ट ट्रेनिंग की स्पेशल सर्जरी के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, तो अब वो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ता, अब वो डायरेक्ट हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करता है। इसी तरीके से अगर एआई के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझे, हम उस एआई मॉडल को मेडिकल डेटा देते हैं ताकि वो प्रॉपरली मेडिकल डेटा पे ट्रेन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो एआई बन रहे हैं, हेल्थ केयर के लिए अलग एआई है, फाइनेंस के लिए अलग एआई है, एडटेक के लिए अलग एआई है। तो ये सारे एआई क्या है? एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ट्रेन किए गए मॉडल्स पे पहले से फाइन ट्यूनिंग की जा रही है ताकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। दैट इज द फाइन ट्यूनिंग इन एआई, राइट। तो आई एम होपिंग कि यहाँ तक फाइन ट्यूनिंग हमें अच्छे से क्लियर है, समझ में आया है हम लोगों को। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लर्न करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द लॉरा। सो लॉरा दैट मीन्स लो रैंक एडॉप्शन इन एआई। एआई फाइन ट्यूनिंग की दुनिया में एक लॉरा जो है वो एक सबसे ज्यादा स्मार्ट है, क्या हम कह सकते हैं जुगाड़ है, राइट। इससे पहले हमने फाइन ट्यूनिंग समझा कि फाइन ट्यूनिंग कैसे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। कॉस्ट और हार्डवेयर की बात करें तो अगर आपको GPT-3 या लामा 3 जैसे ह्यूज मॉडल्स को ट्रेन करना है तो आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। लॉरा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरा की वजह से आज एक नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप पर भी आप बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन कर पाना इजीली पॉसिबल हो गया। तो ये एआई के टीम में ये बहुत बड़ी चीज है। आप इतने बड़े बड़े जीपीयूज के साथ में कंप्यूटर्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पे एक नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप है, उसमें भी आप बड़े बड़े एआई मॉडल्स को लर्न कर पा रहे हो। तो वो किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि लॉरा लो रैंक एडॉप्शन इन एआई के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। अब इसमें क्या लॉजिक है? इसका मेन लॉजिक ये है कि बड़े मॉडल्स में जब हम नई चीज सीखते हैं तो हमारे सारे बिलियन जो पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअल चेंजेस थोड़े बहुत होते हैं जो लो रैंक के चेंजेस होते हैं। और यही एनालॉजी को अगर हम समझें तो एक टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से इसे समझा जा सकता है। जैसे प्री ट्रेन्ड मॉडल एक मोटी कॉलेज की टेक्स्ट बुक की तरह आप इसको समझें। फुल फाइन ट्यूनिंग, अब पूरी किताब के हर पेज को मिटाकर दोबारा लिख रहे हो, जो एक अलग से बहुत हैवी प्रोसेस होता है, ये होता है फुल फाइन ट्यूनिंग। लेकिन लॉरा में क्या होता है? आपने किताब को टच भी नहीं किया, आपने बस इंपॉर्टेंट पेजेस पर स्टिकी नोट्स चिपका दिया जिसमें सारे नए नोट्स लिखे हैं। उस तरीके से लॉरा काम करता है कि आपकी चीजें इजी हो पाती है। अब जब आप पढ़ोगे, इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस लोगे तो टेक्स्ट बुक, स्टिकी नोट्स दोनों को मिलाकर पढ़ोगे। तो ये चीज लॉरा के थ्रू पॉसिबल है कि लो रैंक एडॉप्शन इन एआई, कि हम अब इसको इजी सिस्टम्स में भी एआई को यूज कर सकते हैं। कि किसी तरीके से एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क जैन एआई की दुनिया का सबसे क्रिएटिव और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। क्यों फैसिनेटिंग है? इसने एआई को सिर्फ डेटा एनालाइज करने से डेटा क्रिएट करने की भी पावर दी है, राइट। अगर एक लाइन में इसको समझना है तो ये दो एआई नेटवर्क्स की लड़ाई यानी कि फाइट है, जिसमें लड़ते लड़ते दोनों एक्सपर्ट बन जाते हैं और नया कंटेंट इमेज, ऑडियो, वीडियो बनाना सीख लेते हैं। 2014 में लैन गुडफेलो ने इसे बनाया था, जिसे जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क कहा जाता है। एक सिंपल एनालॉजी के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे चोर और पुलिस, थीफ वर्सेस पुलिस। जैन को समझने के लिए सबसे फेमस एग्जाम्पल है द काउंटरफिटर।
यानी कि नकली नोट बनाने वाला चोर, राइट। इसका काम क्या है? नकली नोट बनाना और कोशिश करना कि वो असली लगे। शुरू में वो बेकार नोट बनाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे ही आपकी परफेक्शन आती है। अब पुलिस का काम क्या होता है? इसका काम है नोट को चेक करना और बताना कि ये असली है या नकली है। तो जो प्रोसेस हो रहा है, चोर नोट बनाता है और पुलिस पकड़ लेती है वो असली है या नकली है। चोर अपनी गलती सुधारता है और बेहतर नोट बनाता है, पुलिस भी अपनी चेकिंग स्ट्रिक्ट करती है। ये साइकिल चलती रहती है और एंड रिजल्ट एक ऐसा टाइम आता है जब चोर इतने परफेक्ट नकली नोट बनाने लगता है कि पुलिस को भी नहीं पता चलता कि वो असली है या नकली। इसी तरीके से जैन का आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर दो चीजें होती है। तो टेक्निकली जैन में दो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, यानी एक दूसरे के ओपोनेंट की तरह काम करते हैं। एडवर्सरल मतलब ही होता है विरोधी, अपोनेंट। तो यहाँ पे दो चीज होती है, एक होती है जनरेटर और दूसरी चीज होती है डिस्क्रिमिनेटर इसके आर्किटेक्चर में। तो जनरेटर क्या है? आर्टिस्ट है, एक चोर की तरह जो फेक इमेजेस बनाता है। इसका काम क्या होता है? नया नकली डेटा क्रिएट करना, नकली डेटा यानी कि फॉल्स डेटा क्रिएट करना। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, कोई भी रैंडम नंबर है, ये नॉइज लेता है। इसका गोल है ऐसी इमेज बनाना जो डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बना सके। अब डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटर एक क्रिटिक, एक जज की तरह होता है जिसका काम है पहचानना कि जनरेटर ने जो नकली डेटा बनाया है वो असली है या नकली है, उस डेटा की पहचान करना। अब इसके पास जब इनपुट आता है तो इसके पास रियल इमेजेस आती है, ट्रेनिंग डेटा, और जनरेटर की फेक इमेजेस आती है। इसका गोल होता है कि अगर रियल इमेजेस हैं तो 1, फेक इमेजेस हैं तो 0। इस तरीके से जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क जो है वो काम करता है। जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क के बारे में हमने लर्न किया। आई एम होपिंग दैट ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और नए मॉडल के बारे में हम लर्न करने वाले हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन मॉडल। डिफ्यूजन मॉडल आजकल के जनरेटिव एआई जो इमेज जनरेशन होता है उसका सबसे पावरफुल इंजन है। जब भी हम बात करते हैं, आप जीपीटी यूज करते होगे, जेमिनाई यूज करते होगे, डेली, मिड जर्नी, ये सब के अंदर एक स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल होता है जिसका काम होता है इमेज जनरेशन में मदद करना। अगर आपने मिड जर्नी, डेली 3 या स्टेबल डिफ्यूजन का नाम सुना है या यूज किया है तो समझ लीजिए कि वो डिफ्यूजन मॉडल पर ही चलता है। ये वो एआई है जो बिना जो शोर नॉइस में तस्वीर ढूंढ निकालता है। जैसे इतनी सारी आपकी यहाँ पे जनरेशन वाली इमेजेस है, राइट, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, और ये फाइनल बता रहा है कि दिस इज द फाइनल इमेज, द क्लैरिटी इट ब्रिंग्स ऑन द इमेज। इसलिए जब भी आप कभी इमेज जनरेशन की बात करें जनरेटिव एआई पे तो डिफ्यूजन मॉडल का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी एक सिंपल एनालॉजी समझते हैं कि धुंध से साफ तस्वीर, फ्रॉम फॉग टू क्लैरिटी की तरफ लेके जाना। इमेजिन करिए कि आपके पास एक साफ फोटो है, आप उस पर धीरे धीरे डस्ट डालना शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद वो फोटो धुंधली हो जाएगी, राइट। एंड में वो फोटो दिखना ही बंद हो जाएगी, सिर्फ रैंडम आपको नॉइज झिलमिल दिखेगा। आपको याद होगा पहले जमाने में जो टीवी आते थे, इन द वेरी अर्ली स्टेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, जब टीवी में कुछ नहीं आता था तो इस तरीके से ऐसे झिलमिल, ऐसे देयर इज अ ब्लैक स्क्रीन इन विच जस्ट द व्हाइट स्पॉट्स आर विजिबल ओवर देयर। तो वो जो होता है कि रैंडम नॉइजेस को रिमूव करना। अब इमेजिन करिए कि एक आर्टिस्ट, एक एआई जिसे हमने ये सिखाया है कि सारी धूल, सारे डस्ट को हटाना और एक रैंडम से चीजों को हटा के एक प्रॉपर इमेज को बनाना, दैट इज वेयर द डिफ्यूजन मॉडल वर्क्स। तो अगर आपसे कोई इमेज जनरेशन में डिफ्यूजन मॉडल पूछे कि ये क्या होता है, तो आई एम होपिंग दैट कि अब आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब ये डिफ्यूजन मॉडल काम कैसे करता है? तो इसके दो स्टेप होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड डिफ्यूजन, यानी कि डिस्ट्रक्शन करना। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करना। हम ट्रेनिंग डेटा, जैसे मान लो एक कैट की फोटो लेते हैं, ठीक है, एक फोटो है कैट की, हम उस पर थोड़ा थोड़ा करके नॉइज, रैंडम पिक्सल्स ऐड करते जाते हैं। एक पॉइंट पर फोटो पूरी तरीके से नॉइज बन जाती है, इसमें कुछ नहीं दिखता, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि इमेज कैसे बिगड़ती है। दूसरा होता है रिवर्स डिफ्यूजन, जहाँ पे क्रिएशन को वापस बनाना। यहाँ पे असली जादू होता है जब हम न्यूरल नेटवर्क यूनेट को ट्रेन करते हैं, हम पूरी नॉइज को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी नॉइज हटाओ और बताओ पीछे क्या इमेज छुपी है। एआई गेस करता है उन नॉइजेस को। ये प्रोसेस 50 से 100 बार रिपीट होता है, हर स्टेप पे थोड़ी इमेज साफ होती है और एट लास्ट एचडी इमेज मिलती है। ये दो प्रोसेस के थ्रू काम करता है डिफ्यूजन मॉडल, राइट। सो आई एम होपिंग डिफ्यूजन मॉडल यहाँ तक क्लियर है। 17 तक जितने भी लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, डू लेट मी नो ऑन द कमेंट। इसके अलावा कोई डाउट्स आ रहे हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर कर पाऊं। आगे बढ़ते हैं और मल्टी मॉडल एआई को समझते हैं। अब तक हमने देखा कि एआई या तो टेक्स्ट समझता है, एलएलएम समझता है, या इमेजेस के लिए डिफ्यूजन मॉडल होता है,
या ऑडियो के लिए हमारे पास या ऑडियो सुनता है। लेकिन मल्टी मॉडल एआई क्या है? ऑल इन वन, नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी मॉडल। सिंपल शब्दों में एआई मल्टी मॉडल एआई वो है जो देख सकता है, यानी इसके पास विजन है, जो सुन सकता है जिसके पास ऑडियो है, और जो पढ़ भी सकता है जिसके पास टेक्स्ट है। जैसे हम इंसान बात करते हैं, सिर्फ शब्दों पर ध्यान नहीं देते बल्कि सामने वाले के चेहरे पे, उसके एक्सप्रेशंस यानी कि उसकी इमेज, उसकी आवाज, उसके ऑडियो पर ध्यान देते हैं। वैसी मल्टी मॉडल एआई भी वही काम करता है। तो अगर कोई मल्टी मॉडल एआई पूछे तो ये डेफिनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब मल्टी मॉडल के बाद एक और मॉडल होता है जिसे कहा जाता है विजन लैंग्वेज मॉडल, वीएलएम। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? वीएलएम दो बड़ी टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर है। पहला है विजन इनकोडर, ये इमेज को स्कैन करता है और इसके फीचर्स निकालता है, जैसे कि यहाँ एक बिल्ली है, इस बिल्ली का कलर सफेद है, सो दैट इज अबाउट विजन एनकोडर। लैंग्वेज मॉडल, ये बेसिकली दिमाग या जुबान की तरह काम करता है। ये उन फीचर्स को समझाता है और आसानी भाषा में, एकदम इंसानी भाषा में कन्वर्ट करता है। अगर आप एक फोटो अपलोड करते हैं और पूछते हैं इस फोटो में क्या गड़बड़ है, और वीएलएम उसका जवाब देता है, सो दैट इज वेयर द विजन लैंग्वेज मॉडल वर्क्स। तो अभी तक हमने डिफ्यूजन मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, विजन मॉडल, मल्टी मॉडल को अंडरस्टैंड किया एआई में। यहां तक आई एम होपिंग कि आपको क्लियर होगा। एक और इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है सिंथेटिक डेटा। सिंथेटिक डेटा का मतलब है वो डेटा जो असली दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड से कलेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स और एआई के एल्गोरिदम द्वारा बनाया गया डेटा है। दैट इज द सिंथेटिक डेटा। और सिंपल भाषा में इसको मैं अगर समझाऊं, ये नकली डेटा है जो बिल्कुल असली डेटा जैसा बिहेव करता है, ताकि एआई को ट्रेन किया जा सके बिना किसी प्राइवेसी के खतरे में डाले हुए। तो दैट इज द सिंथेटिक डेटा। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, जैसे वीडियो गेम वर्सेस रियल ड्राइविंग। इमेजिन करो आपको गाड़ी चलाना सीखना है। रियल डेटा में क्या होगा? आप एक असली कार लेकर रोड पे निकलोगे। एक्सीडेंट, इसमें रिस्क क्या क्या है? एक्सीडेंट हो सकता है, पेट्रोल का खर्चा है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। लेकिन सिंथेटिक डेटा क्या है? आप एक हाई क्वालिटी वीडियो गेम सिम्युलेटर में गाड़ी चलाओ, ठीक है, होता है ना, सिम्युलेटर में मॉल्स वगैरह में जाते हैं, सिम्युलेटर में गाड़ी चलाते हैं। वहां पे सड़क, गाड़ी, ट्रैफिक सब कुछ कंप्यूटर ने बनाया, दैट इज सिंथेटिक। वहां पे रूल्स, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती है, या आप बिना किसी रिस्क के 100 बार क्रैश कर सकते हो, कोई आपको खतरा नहीं है, सो दैट इज द सिंथेटिक डेटा। तो जब मॉडल्स को ट्रेन करते करते जो डेटा एआई जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक डेटा। तो एडवांस लेवल में जो तीन, हमारा लेवल नंबर 3 था, इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट को लर्न किया, नया जानने आपको मिला होगा। लेवल 3 जितने लोगों ने कंप्लीट किया है, कुडोस टू यू गाइस, कि यहां तक पहुंच पाना अपने आप में बड़ी बात थी कि हम एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन हम यहाँ रुकने नहीं वाले हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे लेवल 4 और लेवल 5 के लिए, जहां पे और इंटरेस्टिंग और एडवांस एआई कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉर लेवल नंबर 4, एडवांस प्लस। सो फाइनली हम अब लेवल 3, 1, 2 तीनों कंप्लीट कर चुके हैं और लेवल 4 पे आ चुके हैं। लेवल 4 के अंदर है एडवांस प्लस कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लर्न करने वाले हैं अबाउट वेक्टर डेटाबेस, रैग रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, नॉलेज ग्राफ्स, एक्सप्लेनेबल एआई एंड द फेडरेटेड लर्निंग। लेवल 4 तक अपने आप में पहुंचना एक बड़ी बात है कि यहां तक हमने कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया। लेवल 4 है एडवांस प्लस, और ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ज्यादा एक्साइटिंग, और ज्यादा नॉलेजेबल चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, और आज के इस पूरे क्लास का 21st टॉपिक है वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस वो जगह है जहां पे आप अपनी मेमोरीज, अपनी यादें स्टोर करते हैं, राइट। ट्रेडिशनल डेटाबेस हम क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल, एक्सेल, या सिर्फ एग्जैक्ट मैथ समझते हैं, लेकिन एआई को मीनिंग समझना होता है। वेक्टर डेटाबेस वही टेक्नोलॉजी है जो एआई को कॉन्टेक्स्ट, एक मीनिंग देती है, एक बायस देती है, जिससे डेटा चीजों को समझ पाता है। अगर एकदम इसको इजी वर्ड्स में हम अंडरस्टैंड करें, तो अगर एसक्यूएल डेटाबेस एक डिक्शनरी है, राइट, जहां पे एग्जैक्ट वर्ड हमको मिलता है, तो वेक्टर डेटाबेस एक लाइब्रेरियन है, जिसे आप स्टोरी समझोगे वो वैसी ही किताब निकाल के देगा जैसी आपको चाहिए है। तो अगर कोई आपसे पूछे वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, तो आप इजीली यहाँ पे समझा सकते हैं कि एसक्यूएल पुरानी चीज है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक जाके अगर हमको कोई चीज डेटाबेस ढूंढना है, तो आप वहां पे क्या करते हो, एक डिक्शनरी की टाइप है, एक डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड ढूंढना होता है, आपको उसका मीनिंग मिल जाता है, दैट्स इट। लेकिन एक लाइब्रेरियन के पास जब आप जाते हैं, तो एक वेक्टर डेटाबेस होता है जो आपको हर चीज समझा के देता है,
दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर डेटाबेस इन एडवांस प्लस एआई। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में अब हम समझने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैग, जिसका मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब ये वो टेक्निक है जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल को ओपन बुक एग्जाम देना है, राइट। अगर सिंपल शब्दों में इसे कहें तो क्या हम कह सकते हैं, एलएलएम दिमाग के पास अपनी याददाश्त है, लेकिन रैग उसे एक किताब एक्सटर्नल डेटा पकड़ा देता है ताकि वो पढ़कर सही जवाब दे सके, ना सिर्फ याद कर पाए। तो आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं हम, दैट इज द रैग। तो बिना रैग के एआई रट्टा मार के एग्जाम देगा, लेकिन अगर रैग है तो वो किताब खोलकर आंसर ढूंढ सकता है। ये एक खास बात होती है रैग की। अब प्रॉब्लम क्या है, एलएलएम की कमियां क्या है, इसको समझते हैं। तो रैग क्यों चाहिए हमको, क्योंकि GPT-4 या लामा जैसे जो मॉडल्स हैं उनमें दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, नॉलेज कट ऑफ, कि पुराना डेटा हो गया। अगर मॉडल की ट्रेनिंग 2023 में खत्म हुई तो वो आज की न्यूज नहीं बता पाएगा, राइट। दूसरा प्रॉब्लम है हेल्यूसिनेशन, यानी कि फेंकना। अगर उसे आंसर नहीं पता तो वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल देता है। तीसरी चीज है प्राइवेट डेटा। चैट जीपीटी को आपकी कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज या ईमेल के बारे में कुछ नहीं पता, राइट। तो अब यहाँ पे इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है रैग इन प्रॉब्लम्स को इसलिए सॉल्व करता है कि लाइव डेटा, प्राइवेट डेटा का एक्सेस हम लोग प्रोवाइड कर पाए अपने एलएलएम को। तो रैग यहाँ पे काम कैसे करता है, तो रैग को समझने के लिए हम यहाँ पे 3 स्टेप्स देखते हैं, जिसका फुल फॉर्म ही होता है रैग। आर मतलब रिट्रीवल, मतलब ढूंढना। जब यूजर सवाल पूछता है, इनपुट देता है, तो क्या होता है, जब यूजर सवाल पूछता है, सिस्टम सबसे पहले आपकी डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस जो अभी हमने पढ़ा, उसमें जाके सर्च करता है और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को निकालता है, ढूंढता है। इसका मतलब होता है रिट्रीवल। अब ए मतलब ऑगमेंटेड, इसका मतलब जोड़ना। उससे निकली हुई जो इंफॉर्मेशन है यूजर के सवाल के साथ जोड़ना, उसके कॉन्टेक्स्ट को बनाना। थर्ड चीज होती है जनरेशन, यानी कि जवाब देना। अब ये पूरा जो मसला है, ये जो सवाल है, इंफॉर्मेशन है, एलएलएम को दिया जाता है, एलएलएम इसे पढ़ता है और आंसर्स जनरेट करता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है रैग। और रैग बहुत इंपॉर्टेंट है, रैग को हमने अंडरस्टैंड किया। लेकिन जब हम रैग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ग्राफ, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नॉलेज ग्राफ क्या होता है, नॉलेज ग्राफ एआई का वो दिमाग है जो डेटा को सिर्फ स्टोर नहीं करता बल्कि कलेक्ट करता है, उसका मतलब, उसे मीनिंग समझाता है। अगर एसक्यूएल डेटाबेस या एक एक्सेल शीट है जिसमें रोज और कॉलम्स है, तो नॉलेज ग्राफ एक डिटेक्टिव का बोर्ड है जहां फोटोज लगी है, डेटा है, और हर एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप बैठेगा, वो चीज समझना एक नॉलेज ग्राफ होता है, जहां पे हम रिलेशनशिप्स, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉलेज ग्राफ के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एडवांस्ड एआई में एक्सप्लेनेबल एआई, एक्सएआई। एक्सप्लेनेबल एआई वो टेक्निक है जो हमें समझाने में मदद करती है कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया। अब एआई ने डिसीजन लिया, एआई डिसीजन लेगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों डिसीजन लिया, दैट इज समथिंग जिसे एक्सप्लेनेबल एआई कहा जाता है। आजकल एआई मॉडल जैसे डीप लर्निंग इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि वो सही जवाब तो देते हैं, पर कैसे दिया वो जवाब, इसको बताना मुश्किल होता है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक्सएआई। तो नॉर्मल एआई एक स्टूडेंट की तरह है जो बस आंसर लिख देता है, लेकिन एक्सप्लेनेबल एआई वो स्टूडेंट है जो आंसर के साथ साथ स्टेप और लॉजिक भी दिखाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे एक्सप्लेनेबल एआई क्या होता है, तो हम यहाँ पे इसको डिटेल में बता सकते हैं कि कोई एआई डिसीजन क्यों लिया, उसके लॉजिक क्या थे, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेनेबल एआई, जो नाम से ही क्लियर होता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द फेडरेटेड लर्निंग। क्या होता है ये फेडरेटेड लर्निंग, एफएल जिसे कहते हैं। एफएल एआई की दुनिया में प्राइवेसी का सबसे बड़ा रक्षक, एक गार्जियन है। एआई की बात कर रहे हो, इतना डेटा है, इतनी चीजें हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेडरेटेड लर्निंग काम आता है। अब तक हमने जितने भी एआई मॉडल्स देखे, चाहे वो एलएलएम हो, विजन मॉडल हो, ये सब सेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं। सारा डेटा यूजर से लो और एक बड़े सर्वर पे जमा करो और वहां पे मॉडल को ट्रेन करो, यही हम देखते हैं। लेकिन फेडरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट उल्टा है। ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज के दौरान, डेटा को मॉडल के पास मत लाओ बल्कि मॉडल को डेटा के पास लेके जाओ। सिंपल शब्दों में, आपका पर्सनल डेटा आपके फोन से कभी बाहर नहीं आता, फिर भी एआई सीख लेता है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फेडरेटेड लर्निंग का। यहां तक लेवल नंबर 4 बखूबी हमने कंप्लीट किया है। लेवल 1, 2, 3, 4
सो हियर इज समथिंग कि हम एडवांस प्लस लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब जो एक्साइटमेंट, अब जो एनर्जी होगी, अब वो सेम एनर्जी हम लेके जाएंगे लेवल नंबर 5 पे, क्योंकि लेवल 5 इज द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि यहां तक के कॉन्सेप्ट लर्न करना, समझना, उसे अंडरस्टैंड करना और लेवल 5 में जाना तो आपके लिए सबसे बड़ी एप्रिसिएशन की बात है। जितने लोग लेवल 4 कंप्लीट कर लिए कमेंट्स में जाके लेवल 4 कंप्लीटेड जरूर लिख के बताएं। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अब लेवल नंबर 5 पे, जिसका हमें इतनी शुरुआत से इंतजार था, जहां पे हम कवर करने वाले हैं एआई एजेंट्स, HAI, जीरो शॉट लर्निंग, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल 5 में शुरू करते हैं एआई एजेंट्स क्या होता है उससे उससे बाद। एआई एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक्शन मोड है जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि काम करता है। अब तक हमने LLM जैसे GPT देखा, चैट GPT देखा, ये सब स्मार्ट एडवाइजर है। आप कुछ काम बोलते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, आंसर दे देता है, दैट्स इट। लेकिन आपके बिहाफ में आपका काम नहीं करता। लेकिन एआई एजेंट एक स्मार्ट एम्प्लॉय है, एक इंटर्न की तरह है, जिसे आप गोल देते हो, वो खुद से टूल यूज करता है और आपके गोल को पूरा करता है। एआई एजेंट आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज है। एआई एजेंट का एक कंप्लीट कोर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एडवांस लेवल पे बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एआई एजेंट क्या है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर टोटल 3 चीज होती है। सबसे पहले ब्रेन, जैसे चैट GPT-4 है तो LLM उसके पास सोचने के लिए। उसके बाद टूल्स, उसके हाथ पैर, कि अगर वो जो LLM है वो अलग अलग चीजों से कनेक्टेड हो सकता है, वेब सर्च, कैलकुलेटर, कोड एडिटर, API, तो यहाँ पे काम आपका आसान बनता है। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है ऑटोनॉमी, यानी कि खुद डिसीजन लेने की ताकत रखना। अब नॉर्मल एआई से आप अगर पूछोगे कि मुंबई का वेदर कैसा है, वो अपने पुराने डेटा से जवाब दे देगा। लेकिन आप एजेंट से आपने अगर पूछा है मुंबई का वेदर कैसा है, वो तुरंत क्या करेगा, आपके पास जो आपका LLM है इससे कनेक्टेड आपके पास क्या होंगे, टूल्स होंगे। वो डायरेक्ट क्या करेगा, गूगल सर्च टूल करेगा, आज का वेदर चेक करेगा और आपके टास्क को कंप्लीट करेगा। ये डिफरेंस है एक जनरेटिव एआई और एक एआई एजेंट्स के अंदर। अब एआई एजेंट जो है वो एक लूप में काम करता है, परसेप्शन एक्शन लूप जिसको कहते हैं। कि गोल कहते हैं, मतलब कोई एक अगर मान लो बॉस, एक मालिक का हुक्म, मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ और उसको होस्ट कर दो, तो ये क्या हुआ, एक काम हो गया। ये काम जनरेटिव एआई नहीं कर सकता, एजेंट कर सकता है। अब ये क्या करेगा, गोल तो पता चल गया, अब सोचेगा, LLM दिमाग लगाएगा कि पहले कोड लिखना है, आपके लिए कोड लिखेगा, HTML फाइल बनाएगा, सर्वर पे अपलोड करेगा। अब ये काम करने के लिए उसको क्या क्या टूल चाहिए, तो कोड इंटरप्रेटर टूल यूज करेगा, एरर आ गया तो डीबग के लिए यूज करेगा, फिर फीडबैक लेगा, चेक करेगा कि कोड चला कि नहीं चला। अगर नहीं चला तो कोड के लिए वापस एक्शन लेगा। और जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट बना के होस्ट करके देगा, पूरी वेबसाइट बना के देगा। आपका काम एक एजेंट कर दिया, और क्या आपको चाहिए। दैट इज द स्मार्टनेस, द ऑटोमेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द फील्ड ऑफ एआई। तो ये था एआई एजेंट। इसके डिटेल कोर्सेज आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहां पे हमने खुद के एजेंट्स क्रिएट करें, तो इसे देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन करें तो दैट इज द एज एआई। एज एआई का सिंपल मतलब है एआई जो इंटरनेट यानी कि क्लाउड पर नहीं बल्कि अपने डिवाइस, फोन, वॉच और कार पर चलता है। अब तक हमने देखा कि ज्यादातर एआई जैसे चैट जीपीटी क्लाउड पर चलता है। अब सवाल भेजते हो, वो सर्वर पर जाता है, प्रोसेस होता है और जवाब वापस आता है। लेकिन एज एआई में ये प्रोसेसिंग सर्वर पर नहीं बल्कि एज यानी कि किनारे पर होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेटा पैदा हो रहा है और आपके हाथ में डायरेक्ट आ रहा है। अगर क्लाउड एआई रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना है तो एज एआई घर पे खाना बनाना जैसा है, जो आपको तुरंत यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको क्लाउड के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो एडवांस लेवल की चीजें आज के टाइम पे चल रही है। एडवांस लेवल पे और एक चीज हम यहाँ लर्न करने वाले हैं जिसे कहते हैं जीरो शॉट लर्निंग। जीरो शॉट लर्निंग ZSL एआई की वो कैपेबिलिटी है जहां आप मॉडल उन चीजों को पहचान लेता है, उन टास्क को कर लेता है जो उसने ट्रेनिंग के दौरान कभी नहीं देखा है, ना कभी किया है। नॉर्मल एआई जो सुपरवाइज लर्निंग को सिखाना पड़ता है कि देखो ये बिल्ली है, ये कैट है, ये डॉग है, वो इन्हें पहचान लेता है। लेकिन जीरो शॉट लर्निंग में एआई बिना किसी एग्जाम्पल, बिना किसी डिस्क्रिप्शन, बिना किसी लॉजिक के चीजों को समझता है। इजी भाषा में समझे तो ये वैसा ही है जैसे एक बच्चे को जेब्रा की फोटो ना दिखाया जाए
बस बताया जाए कि घोड़े की तरह दिखता है, उसके पास काली सफेद धारियां हैं और बच्चा अपने आप पहचान जाए कि ये ज़ेब्रा है। ये जो लर्निंग होती है एआई में, इसको बोलते हैं जीरो शॉट लर्निंग, राइट? इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब एआई में जैसे 2022 में सबसे पहले जब चैट जीपीटी आया था तो जनरेटिव एआई के बारे में हमको पता चला। उसके बाद धीरे धीरे हम एआई एजेंट बनाना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एजीआई एएसआई जैसी टेक्नोलॉजी में। एजीआई क्या है? ये फ्यूचर स्टेज है जहां पे मशीन का दिमाग बिल्कुल इंसान के दिमाग के जैसे काम करेगा। अभी के एआई जो है वो काफी नैरो है, एक काम में एक्सपर्ट होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, अल्फागो है, चेस में एक्सपर्ट है। एजीआई वो एआई होगा जो कोई भी काम कर सकेगा, चाहे उससे कोडिंग करा लो, पेंटिंग करा लो, एनीथिंग, न्यू लैंग्वेज पे काम करा लो। दैट इज समथिंग वेयर द एजीआई विल वर्क। ये फ्यूचर रिलेटेड बातें हैं। नैरो एआई एक कैलकुलेटर जैसा है जिसे सिर्फ हिसाब किताब करना आता है, लेकिन एजीआई एक स्टूडेंट जैसा है जिसको मैथ्स भी आता है, साइंस भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, ड्राइंग भी आता है, आर्ट भी आता है। करंट स्टेटस की बात करें, अभी तक एजीआई बना नहीं है, ये थ्योरी फॉर्मेट में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम देख रहे हैं एआई आगे बढ़ते जा रहा है, एजीआई के दिन भी नजदीक आते जाएंगे। अगर लास्ट हम यहाँ पे बात करें जो फाइनल एआई जिसे हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई, राइट? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एआई की वो गॉड लाइक स्टेज है जहां पे मशीन की इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग से कई ज्यादा आगे निकल जाएगी। ये बहुत ही फ्यूचर की बातें हैं, बट जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है वो दिन शायद दूर ना हो जब हम ऐसी भी टेक्नोलॉजी को विटनेस कर पाएंगे। एजीआई अगर अगर एजीआई जनरल इंटेलिजेंस इंसान की बराबरी कर रहा है तो एएसआई उससे भी ज्यादा सुपीरियर हो सकता है। एएसआई एक ऐसा दिमाग है जो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन या फिर हम और भी ग्रेट साइंटिस्ट की बात करें, एडिसन, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी समझदारी, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएगा। दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वी आर ब्रिंगिंग इन द एआई डे बाय डे। तो एएनआई एक नैरो टास्क के लिए स्पेसिफिक होता है। उसके बाद एजीआई जनरल पर्पस ह्यूमन लेवल होगा एंड एएसआई विल बी द सुपर ह्यूमन। तो यहां तक इन पूरे के पूरे लेवल 5 की चीजों को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग अब तक जो एआई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बेसिक जानते थे, वहां से लेके धीरे धीरे लेवल 1 2 3 4 एंड 5 एंड एट लास्ट उन कॉन्सेप्ट की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना एक बड़ी बात है। जितने लोग लेवल नंबर 5 तक पहुंचे, इट्स अ गुड एंड अ वेरी ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर यू गाइस कि यहां तक बैठना, लर्न करना, सीखना, समझना इंपॉर्टेंट था। और मुझे एनर्जी तब मिलती है जब आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना लेवल 5 तक कितने लोग पहुंच पाए हैं। ये पूरा एडवांस का लेक्चर बनाने में बहुत महीनों की मेहनत लगती है, बहुत खून पसीना जलाना पड़ता है, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाना पड़ता है कि आपको इजी तरीके से समझ में आए। जब तक चीज इजी नहीं बनती ना तब तक मजा नहीं आता, और जब तक मजा नहीं आता तो काम बोझ बनने लगता है। तो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखो। मुझे पता है बहुत सारी ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। हर किसी को किसी ना किसी की प्रॉब्लम है, लाइक किसी को नौकरी लगाना है, किसी को अपना करियर स्विच करना है। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को एंजॉय करें। और यही मेरी कोशिश थी कि आपको एक बढ़िया सा इतना फ्रूटफुल लेक्चर बना के दूं कि आपको मजा आ जाए, कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करें और आपका जो गोल है, जिस लक्ष्य के साथ आप निकले हो कि मेरे को ये करना है, जॉब चाहिए है, ट्रांजिशन करना है, एआई में नौकरी लगाना है, वहां तक आप पहुंच पाए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये पूरा कोर्स जो मैंने आपके लिए बनाया है इतनी मेहनत करके, वो आपको कैसा लगा। इसका मुझे बेसब्री से कमेंट में इंतजार रहेगा। इस कोर्स के अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल चीजों को लर्न किया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम और एडवांस जाएं, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ठीक वैसा काम जो कंपनीज के अंदर एआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स करते हैं। इसके लिए 2 और एडवांस प्रीमियम बैचेस हमारे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही बैच डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई और डेटा साइंस के लिए प्रयास बैच, ये दोनों ही बैचेस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो आपको सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है द आईस्केल का, इसमें भी आप व्हाट्सएप करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके साथ कनेक्शन बना रहे, और ये कनेक्शन केवल और केवल हमारी पढ़ाई तक ना हो, उस दिन तक हो कि पढ़ाने से लेके आपके हाथ में ऑफर लेटर आएगा
तभी एज अ एजुकेटर सबसे ज्यादा खुशी हमें भी मिलेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम होपिंग दैट ये कोर्स हेल्पफुल होगा। आगे और कौन सा कोर्स बनाऊं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी और किसी एक्साइटिंग से वीडियो में। तब तक stay curious and keep learning. Thank you so much guys. That's all from my side. Signing off and have a very good day.